अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। और आपको कहते हैं खुशामदीद द मॉर्निंग शो में एक नई सुबह के साथ और इस दुआ के साथ कि आपका दिन जो है वो अच्छा गुजरे। और अच्छे दिन के लिए ये भी ज़रूरी है कि सुबह जब भी उठें कोई ना कोई दुआ मांग के ज़रूर उठे। वैसे तो फजर के वक्त अक्सर लोग अर्ली राइजर्स होते हैं, फजर के टाइम ही उठ जाते हैं और कुछ लोग फजर पढ़ के सो जाते हैं। सो ये रूटीन इस तरह चलती रहती है। लेकिन अच्छे थॉट्स आपको तभी आएंगे जब आप अल्लाह ताला से मांगेंगे अपने अच्छे दिन के आगाज़ के लिए और शुक्र अदा करेंगे उसकी उस नेमतों का जो उसने आपको अदा की है। लेकिन कुछ हमारी इंसानी फितरत कुछ अजीब सी है कि हमें दूर की चीज़ें जो हैं वो बहुत लुभाती हैं और हमें ये नज़र आता है कि शायद हम पे हमारे पास ये चीज़ नहीं है और हमें पास बहुत कमियां हैं, हमारे पास ये नेमत नहीं है लेकिन सामने वाले के पास बहुत है। और कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी का मुकाबला दूसरों से ना करें। और बड़े बुज़ुर्ग भी यही कहते हैं कि आपकी जो ज़िंदगी है वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। हो सकता है किसी के पास बहुत सारी नेमतें हों लेकिन वही नेमतों के बावजूद उसके पास कोई ऐसी कमी हो जो उसकी ज़िंदगी के अंदर दुख का बायस हो और आपके पास वो कमी ना हो और इस वजह से आप खुश हों। तो कोशिश करें कि हर नेमत का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला की हर नेमत का सांस लेने का, खाने का, ज़िंदगी गुजारने का हर तरह से शुक्रगुजार रहें, क्योंकि छोटी से छोटी नेमत भी अल्लाह ताला की जो है वो बहुत बड़ी होती है। और कोशिश करें कि दूसरों की ज़िंदगी से मुतासर ज़रूर हों लेकिन मुतासर होने के साथ साथ डिप्रेशन का शिकार ना हो जाएं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। हम अपनी लाइफ की हर चीज़ को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो। और जब इतना ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ गया है तो लोगों में महरूमी का एहसास भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस महरूमी को कंट्रोल करना आप ही का काम है। और इसी के साथ ही अब आपको लेके चलेंगे किसी ऐसी जगह पर जो आप अपनी विश लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि समर वेकेशंस भी हैं बच्चों की और लोग प्लान करते हैं बाहर जाने का कि कहाँ उन्होंने जाना है। तो चलते हैं अपने सेगमेंट फैमिली वेकेशन की जानिब। तो अब आपको लिए चलेंगे देवसाई नेशनल पार्क। इसको देखिए फिर इस पर बात करेंगे। तो जनाब इंतहाई खूबसूरत मनाजर हैं देवसाई नेशनल पार्क के। और ये स्कर्दू, अस्तौर और खरबांग के दरमियान है और ज़्यादातर हिस्सा इसका स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो अगर आप इरादा रखते हैं स्कर्दू वाली साइट को विज़िट करने का तो इस जगह को बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। और हम चलेंगे एक ब्रेक की जानिब और आपको इसके बाद मिलवाएंगे आज के मेहमानों से। वेलकम बैक और अब चलेंगे अपनी सेगमेंट मॉर्निंग गेस्ट की जानिब। तो मेरे साथ आज दो ख़वातीन मौजूद हैं। आप उन्हें टीवी पे अक्सर देखते रहते हैं लेकिन आज हमने उन्हें स्पेसिफिक मकसद के लिए बुलाया है और उनसे उस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। बट ये भी मैं आपको बता दूं कि ये दोनों असल ज़िंदगी में भी बहुत अच्छी दोस्त हैं
और ये भी हैं और एक हमारे प्रोग्राम में अक्सर आती रहती हैं, उनका तारुफ मैं आपके साथ बाद में कराऊँ कि वो है नहीं हमारे साथ, लेकिन ये इनका एक ग्रुप है जो एक्चुअली बहुत वाइब्रेंट है और इनसे आप जब भी मिलें तो कोई ना कोई पॉजिटिविटी की आपको वाइब्स आती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सादिया अरशद, एस्ट्रोलॉजर हैं, NLP ट्रेनर हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। थैंक यू सादिया, वेलकम टू द शो। और ये वुमेन एंटरप्रेन्योर भी हैं। थैंक यू सो और इनके साथ हैं तबीबा मासूमा जहरा साहिबा, ऑक्यूपेंचरिस्ट हैं, नेचुरोपैथ हैं और ये भी एंटरप्रेन्योर की एक मिसाल हैं। इनके बहुत सारे ऐसे वेंचर्स हैं जो ये रन करती हैं। थैंक यू एंड वेलकम टू द शो। और फिर ये दोनों आपस में दोस्तें भी हैं, ऑफ द रिकॉर्ड जिस तरह आम सहेलियाँ बात करती हैं ये भी बिल्कुल वैसे ही बात करी थी। तो शुक्र है वो ऑन द कैमरा नहीं था, वरना कहना था ये इन दोनों को क्या हो गया, किस तरह बात कर रही हैं। खैर, अच्छा, आज का जो नाज़रीन टॉपिक है, चूँकि ये हम पॉजिटिव वाइब्स की बात कर रहे हैं और अक्सर मैं अपने शोज़ में भी कहती हूँ कि पॉजिटिविटी से इसका आगाज़ करना चाहिए। थोड़ी सी अगर हम अपनी एक्सटर्नल कंडीशंस को तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि महंगाई है, बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं आती क्या करें, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, एक ये फैक्टर हो गया। फिर जिस सोशल मीडिया के अज़दहा ने हमें निगल लिया है हमारी ज़िंदगियों को, उसका नेगेटिव इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, ट्रोलिंग है। अब चाहे वो एक बहुत बिग सेलिब्रिटी की ट्रोलिंग हो रही है, चाहे वो एक आम आदमी की तो वैसे ट्रोलिंग होती नहीं है, सेलिब्रिटीज़ की होती है। हमने देखा कि एक बहुत अच्छे होस्ट ट्रेनर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब का साथ जो भी हुआ, उनके पर्सनल मैटर्स के साथ जो भी हुआ, वो एक सोसाइटी के लिए एक डिलेमा है। स्ट्रेस को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। तो हमने सोचा इन दोनों से बात करें, बिकॉज़ ये दोनों अपने अपने प्रोफेशन के लिहाज से और एक्सपर्टीज़ के लिहाज से हमें एडवाइस बेहतर कर सकती हैं। सादिया, आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, NLP ट्रेनर भी हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं। स्ट्रेस ज़िंदगी से जा नहीं सकता, मतलब ज़ाहिर बात है परेशानियाँ ना हो तो ज़िंदगी का रंग भी नज़र नहीं आता ना। खुशी फील ही तब होगी जब थोड़ा सा कोई बंदा परेशान हो और एकदम कोई हवा का झोंका और पता चले आप बेहतरीन है। ये जो आजकल का दौर है, ऑब्वियसली कितने लोग फिर आपके पास ये पूछने के लिए आते हैं हमारा अगला दिन कैसा होगा, बहुत हम तंग हैं, परेशान हैं, रिस्क कम हो रहा है, ज़्यादा लोगों की तादाद बढ़ी है? अच्छा, बिल्कुल बड़ी है, लेकिन अभी जिस तरह आप एक बात कही थी ना कि ट्रोलिंग ज़्यादातर हमारे जितने जानने वाले या जो लोग फेम में होते हैं या लाइमलाइट में होते हैं उनकी होती है। यहाँ मैं आपको एक बात बड़ी एक समझ लीजिए कि एक ऐड ऑन कर दूँ। ट्रोलिंग हमारे आम फैम जिस तरह हम अपनी फैमिलीज़ में देख लें, बहुत से हमारे इर्द गिर्द उनकी भी हो रही होती है, लेकिन वो शायद प्रोमिनेंट नहीं होते हैं, वो शायद नज़रअंदाज हो रहे होते हैं किसी न किसी तरह से। और फिर आप देखिएगा कि वो आइसोलेशन में चले जाते हैं। जिस तरह अभी हम ये बात कर रहे थे, जो एक बड़ी आमिर लियाकत साहब की चलिए बात हो रही थी, इसी तरह से और बहुत से लोग हैं। आप मैं बहुत अर्सा पहले एक इंडियन एक्ट्रेस है, उनकी बात करी थी। वो लोग अपनी इस बात को शायद बता देते हैं, जिस तरह इन्होंने भी बोला कि मैं इस तरह से एक डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं ऐसे हो रहा हूँ, वैसे हो रहा हूँ। इस तरह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं और हमें समझ ही नहीं आ रही होती, यार इन्हों की हो गया, पता नहीं की हो चल रहा है, बड़ा वियर्ड सी बिहेवियर, और आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका अंदाज़ आपको एकदम से बड़ा वियर्ड सा लगना शुरू होता है। तो उसको नज़रअंदाज काइंडली मत कीजिए, उसको फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए। कभी कभी आपका दोस्त, आपके घर वाले उसको प्लीज़ काइंडली देखें। मेरा सिर्फ यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि हम उसको फ़ौरन कहते हैं कि पता नहीं यार इसको क्या है, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है, पता। आप उससे जाके अकेले में पूछिए, बात कीजिए। माँ है तो बेटी के साथ, बाप है तो बेटे के साथ। हम लोगों के अंदर वो जो ईगो होती है ना, हम लोग समझते हैं हम इससे बात करेंगे तो पता नहीं हमें आगे से सुनने को ऐसा क्या मिलेगा जिसको शायद हम हल नहीं कर पाएंगे। सोल्यूशन हमेशा होता है, माइंड दिस थिंग, देयर इज़ ऑलवेज अ सोल्यूशन ऑफ एवरी सिंगल थिंग। हर बात का सोल्यूशन होता है, हमें सिर्फ उसके तरीके नहीं पता है, हम समझ नहीं पाते, क्योंकि शायद हमारे साथ ऐसा हुआ होता है और हम समझते हैं हमें कभी ज़िंदगी में किसी ने हेल्प आउट नहीं किया तो शायद हम इसको नहीं हेल्प आउट कर सकते। तो इसके लिए चाहे आपको समझ नहीं आ रही, आप किसी प्रोफेशनल के पास जाइए। नहीं समझ में आ रही, क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो हमें लगता है कि यार ये फ़लाँ वक्त पे जब हमारा कोई ऐसा वक्त आएगा तो ये शायद हमें टॉन्ट करेगा, हमें इस चीज़ के पीछे शायद कोई बात की जाएगी। तो बेहतर होता है कि आप उस चीज़ को एक बाकायदा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे लेकर जाएं। अगर नहीं भी ऐसी कोई बात है, आप अफोर्ड नहीं करते, अक्सर लोग हमें कहते हैं जी हम अफोर्ड नहीं करते, तो देखिए अब तो यूट्यूब के ज़रिए बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं, आप बात एटलीस्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो सकता है।
फिर एक ऐसे पॉइंट पे इंसान आता है जहाँ पे उसको लगता है मुझे वाकई हेल्प की ज़रूरत है। तो देखिए फिर मैं कहूँगी मेडिसिन से बेहतर होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन की तरफ जाइए। मेडिसिन खा लेना, सोए रहना दिन रात, इस फॉर्म में चले जाना जो आपको मज़ीद नुकसान की तरफ लेकर जाता है। और आपने जिस तरह मुझसे पूछा, बिल्कुल लोग आते हैं और उनकी तादाद आहिस्ता 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 बढ़ती ही चली जाती है। और मेरा तो ये एक कह लीजिए मंत्रा भी है कि मैं कहती हूँ कि आप रादर देन के मज़ीद आप उस फॉर्म में चले जाओ जहाँ आपको कि यार मैंने अपनी लाइफ को मज़ीद उल्टे सीधे कामों की तरफ लेकर जाना है। क्योंकि हमारे यहाँ ना नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स मोर, पॉजिटिविटी नहीं अट्रैक्ट करती। हम बात तो पॉजिटिविटी की बहुत करते हैं, लेकिन मादरत के साथ यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव बातें, आप इस्लाम, कुरान, इस तरह की बातें हम लोग बहुत करते हैं। वो लोग थोड़े टाइम के लिए सुनते हैं, उसके बाद फिर वो उसी फॉर्म में चले जाते हैं, बिल्कुल उस दुनिया में आउट हो जाते हैं। तो मैं ये बात करती हूँ कि आप एक दूसरे की, एक तो जब आप हेल्प कर रहे होते हैं ना बातों बातों में, ऐसी चीज़ें, ऐसे बातें, ऐसे काम आप अपनी फैमिली में, अपने घरों में, और वो फिर कुछ तरीके होते हैं। अच्छा, पता नहीं ऐसी इंसानी तबीयत है, अभी आपने बात की ना कि अक्सर हमारी आपस में भी हो रही होती है कि लोग अगर उम्रा करके भी आते हैं, हज करके भी आते हैं, तो उनके ऊपर वो कोई फेज़ रहता है 2 हफ्ते का, ना किसी को तकलीफ देंगे, 2 हफ्ते ख़त्म होते हैं, वो अपनी हसरत पे वापस आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब एक डॉक्टर के पास जब आता है मरीज़, अच्छा अब उस दवाई से ज़्यादा आपकी मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब अगर डॉक्टर फ़ौरन दवाई दे के फारिग कर देना तो कहते हैं ये तो डॉक्टर ही अच्छा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये कि जहाँ अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी कोशिश होती है मेरे कमरे में आए तो 50% ठीक होके जाए। आपकी एक पॉजिटिव थॉट जो है ना, जिस तरह सादिया कह रही थी कि एक पॉजिटिव थॉट, आपने एक उम्मीद देनी है, ना उम्मीद करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। मेरे पास, मैं आपको बताऊं ऐसे केसेस, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ आई एम द लास्ट चॉइस। किस तरह से कि वो दम दरूद भी करा देंगे, ख़ासतौर पे इनफर्टिलिटी केसेस में तो वो दम दरूद करा के हकीम, हेमोपैथ, 2-4 कंसल्टेंसीज़, IVF, IUI के बाद कहते हैं ओके चलो एक्यूपंक्चर भी ट्राई करते हैं। टोटली नाउमीद लोग आते हैं। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करती हूँ मैं किसी को ये ना कहूँ कि ये नहीं हो सकता, बिकॉज एक ईमान, जिस तरह वो कही थी कि एक थोड़ा मेडिटेशन क्या है, मैं कहती हूँ ये तवक्कुल का नाम है। जहाँ आप उससे राब्ते में रहते हो, उससे राब्ता करो तो वो तो कुन फयाकून कहता है। और नाउमीदी हम ही लोग देते हैं, हम मीडिया देते हैं। ये जो अनफॉर्चुनेटली हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, मेरे ख्याल से एक अरसा हुआ है मैंने न्यूज़ सुनना बंद कर दी, कि मुझे लगता है PTV लगा दो, ऑल गुड की खबर आएगी। हाँ मतलब डिस्कवर लगा दो, हाँ डिस्कवर ऑल मतलब आप सुनना चाहते हो कि यार नहीं सब ठीक हो जाएगा। हमारा मीडिया, जैसे आपने कहा सोशल मीडिया, ये जब से आया आप देखो हिजान, एक दूसरे के साथ लड़ाई, एक दूसरे के साथ फसाद, या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया क्योंकि हम पॉजिटिविटी नहीं दे रहे। फ़ी ज़माना इस वक्त अब आके आमिर लियाकत साहब को अल्लाह मियाँ जन्नत में जगह दे, उनके अगले रास्तों को आसान करें। उनकी ज़ात जीते हुए भी एक रोल मॉडल थी और मरते हुए भी शायद एक रोल मॉडल बन गई है, कि जाते जाते वो फिर हमें एक सबक दे गए हैं कि प्लीज़ एक दूसरे को जो है ना एक अच्छी वाइब्स दें, अच्छी पॉजिटिविटी दें। आपकी नेगेटिविटी शायद 1-2 लम्हे की आपकी खुशी तो हो सकती है, अगली किसी की ज़िंदगी खराब हो मुआशरा इतना बेहिस है कि हम अगर अब उनकी लास्ट वीडियोस देखते हैं तो लोग अब उससे रिलेट कर रहे हैं कि नहीं ही इज़ एक्चुअली इन द पेन, बट व्हेन ही वाज वीपिंग इन दैट तो मजाक उड़ाते थे कि ये देखो मर्दों के रो रहा है, मर्द क्या ड्रामा हो रहा है, क्या हो रहा है। विक्टिमाइजेशन जो है ना हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली, इसको विक्टिम बना दो, उसको विक्टिम बना दो, इसको विक्टिम बना दो, चलो जी 8-10 दिन आपको एक मौका मिला, एक टॉपिक मिला, चलो जी रगड़ दो उसको। बिल्कुल, यहाँ पे ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उसमें ना वो देखते हैं कि वो कोई रिनाउंड पर्सनैलिटी है, ना वो देखते हैं कि जी वो सड़क से कोई भी आपको कहानी मिलती है, पकड़ते हैं और उसको एक बस टॉपिक बना। अच्छा, आप समझती हैं कि इसके ऊपर कोई ना कोई कानून साजी ज़रूर होनी चाहिए? बिकॉज आज से थोड़ा अर्सा पहले सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, तो अखबार एक ज़रिया था जहाँ पे आप किसी की करेक्टर असैसिनेशन करो, बट दैट इज़ टू लिमिटेड, बहुत रेयर केसेस में होता था, कुछ लोग तक महदूद। इस पे कुछ होना चाहिए, 100% होना चाहिए जी। बिकॉज एज अ NLP ट्रेनर मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस, ऐसी बहुत सी चीज़ें
ना सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास मेरा जो क्लाइंटेज है वो तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड है। अभी कल ही मेरे पास एक बच्ची, शी वाज हार्डली 22-23 और वो मुझे बताई थी कि मैं एक वाक़या छोटा सा आपसे शेयर करूँगी जहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसने मुझे ये बात बताई कि जी कोई शख्स है, कोई उससे जो भी उसकी बातचीत हुई और उसके बाद जब उसने उसको रिफ्यूज़ किया कि जी आई कांट गेट मैरिड टू यू, कोई सम रीज़न्स जो भी है, उस लड़के ने उसका फ़ोन स्नैच कराया, जो भी कि अब ये बाहर रहते हैं भाई, ये हालात हैं, तो आप ये सोचो कि यहाँ पे रहते, फिर उसको हरास किया जा रहा है, दिन रात का टॉर्चर है, पेरेंट्स इन्वॉल्व, फलाना इन्वॉल्व, पूरा घर में एक अजाब, एक सिलसिला चला हुआ है। मेरे सिर्फ कहने का मकसद ये है, फिर उसके बाद वो उसको जगह जगह उसकी जो भी कोई मैसेजेस या जो भी चीज़ें हैं, अब ये चीज़ किस कदर आप सोचो कि मेंटली अजियत और बच्चियों के लिए है, बच्चियों के लिए तो है ही। आप कभी सोचो कि मेरे पास एक दो वाक़ये ऐसे आए हुए हैं कि ये मेल्स के साथ भी हुआ है। तो हमें जब मैंने तो कभी, मुझे पता है कि लोग इस तरह की चीज़ों को बहुत इन्जॉय करते हैं, आई नेवर इन्जॉयड ये डॉक्टर साहब के साथ जो भी हुआ, लियाकत साहब के साथ जो भी हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि वो कहीं ना कहीं अंदर से पता नहीं कितना बेचारा तंग आया हुआ है अपनी। और वो जो लोग आपको पता है वो एक्स्ट्रा हंसते हैं या एक्स्ट्रा ऐसी चीज़, वो कोई ना कोई अंदर गम होता है जिसको छुपाने के लिए अपने चेहरे पे। अली ज़फ़र एक्चुअली सेड दैट कि जो मेरे साथ सोशल मीडिया पे हुआ, अनलेस एंड अनटिल मैं अभी कल्प्रिट हूँ या नहीं हूँ, बट मुझे डैमेज किया गया, मेरी फैमिली लाइफ डैमेज हो गई। बिल्कुल होता है। और देखिए अब हम क्या होता है कि वुमेन कार्ड यहाँ पे बहुत खेला जाता है, बड़ी मादरत के साथ हम 3 ख़वातीन यहाँ पे बैठी हुई हैं, लेकिन यू नेवर नो कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है। और मैं एस्ट्रोलॉजी को एक बात पे ज़रूर अप्रिशिएट करती हूँ कि जब जायचा सामने आता है, डेट ऑफ बर्थ आती है, तो कहते हैं ना कि यूं करके सबकी बातें खुल जाती है कि कौन राइट है और कौन रॉन्ग है। और इस मौके पे मैं ये भी कहती हूँ कि जब आपको कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ आए, तो वंस इन योर लाइफ या कोई बड़ा डिसीजन आप लेने, कोई बड़ी ट्रबल हो, तो आप ज़रूर इस चीज़ पे अपने बर्थ चार्ट के थ्रू आप मदद ले सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप फिर क्या होता है कि रादर देन कि आप उस चीज़ को फेस ना, क्योंकि किसी प्रॉब्लम को फेस कीजिए, रादर देन कि आप अंदर छुप जाए, आप अंदर बैठ जाए, आप अपने अंदर ही आप फाइट करते रहो अपने हालात से, फिर फाइट करते करते आप दफन हो जाते हो उसी प्रॉब्लम के अंदर फेस करते हुए, क्योंकि हर कोई फेस नहीं कर सकता, हर किसी के नर्व्स इतने स्ट्रांग नहीं होते। Exactly. हर कोई नहीं कर सकता फेस, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मॉरल सपोर्ट हो, किसी तरह की भी सपोर्ट हो। कुछ लोग पैसे की बना पे वो चीज़ों को फेस कर जाते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, यानी कि पावर होती है, पैसा होता है, उसकी बना पे फेस कर। और कुछ बेचारे जो उनसे होते हैं वो बिल्कुल इस कदर आइसोलेशन का शिकार होते हैं, या तो वो किसी ना किसी खुदा न खास्ता ड्रग्स पे या किसी ऐसी चीज़ पे जाते बिल्कुल वो जितनी नर्व्स काम भी कर रही होती है, वो ड्रग्स उन नर्व्स को सुला देती हैं। बिल्कुल सही। तो वो बिल्कुल अच्छा, जिस तरह ये सादिया बात कर रही हैं, अक्सर ऐसा होता है कि अ पर्सन इज़ सो स्ट्रेस्ड कि वो सोचने समझने की सलाहियत भी कई दफ़ा नहीं होती, मतलब सोचना भी चाहता है बट ऑलवेज वांटेड कि जाके सो जाए। कुछ ऐसा इलाज है जो एटलीस्ट आपको नर्व्स को रिलैक्स करे? बिल्कुल है। देखो, जैसे मेरी फील्ड में बॉडी को हम 2 तरह से देखते हैं, फिजिकल बॉडी और ऑरा ची या एनर्जी की बॉडी। जैसे सादिया बात करती है एनर्जीज़ की, मैं भी बात करती हूँ एनर्जीज़ की, एंड दे एग्जिस्ट। सो जो आपका मेरिडियन सिस्टम है, वहाँ पे एक्यूपंक्चर नेडलिंग के थ्रू हम बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी करते हैं। जब तक आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, आपकी सोचने समझने की जो सलाहियत है ना, वो वापस नहीं आ सकती। और इसके पीछे आपके ऑर्गन्स होते हैं। लेट्स सपोज एक ही कंडीशन है और उसके अंदर 5 लोग 5 तरह का रिएक्शन दे सकते हैं। कोई खुदा न खासा बाहर इमरजेंसी हो जाए, अल्लाह ना करे, कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई गुस्सा गालियाँ बकने लग गया है, और कोई बिल्कुल सबको संभाल रहा है। तो बीइंग एन एक्यूपंक्चरिस्ट मेरे लिए वो 5 तरह के ऑर्गन बैलेंस और डिसबैलेंस के पर्सन है। जो बहुत गालियाँ बक रहा है वो लिवर हाइपर एक्टिविटी की वजह से है, जो रोने शुरू हो गए वो किडनी हाइपो एक्टिविटी की वजह से, और इसी तरह जो संभाल रहा है उसके ट्राइडोशी के, यानी उसके तीनों डोशास बैलेंस्ड हैं। सो इनको बैलेंस करना एक्यूपंक्चर में डेफिनेटली है। कोई मसला है, आप आके बात करो। कभी कभी होता है, जिस तरह सादिया भी बात करी थी कि हमारी फैमिली, हम अपने इर्द गिर्द, हम माशरा तो ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अपने घर में ठीक नहीं कुछ भी करना चाहते। हम लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, अपने घर में बहुत बुरे होते हैं। तो मेरा हमेशा से अपनी क्लाइंट्स को भी होता है कि प्लीज़ अगर आपने अच्छाई शुरू करनी है ना, तो घर से बाहर नहीं, घर से अंदर शुरू करें। चाहे वो आपकी मेड है, चाहे वो आपके स्पाउस है, आपके बच्चे हैं, आपका ससुराल है। और ये जहाँ तक बात है ना कि सोशल
मीडिया पे जो कुछ हम सुन रहे कर रहे हैं, ये भी एक नेगेटिव एनर्जी है। अगर आपको नज़र भी आए, आप अपने लिए अपनी, ये हमारी अपनी सेहत के लिए ज़रूरी है कि ऐसी खबरें ना पढ़ें, ना सुने, ना शेयर करें। हम जिसको शेयर करते हैं ना, वो खाली किसी और की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रहा, आपकी अपनी एनर्जी को जो नुकसान दे रहा है वो अगले 4-5 साल में आपको नज़र आने लगे। एग्जैक्टली यही है। अच्छा, तो ये जो थोड़े से हालात अब आप हैं ही तो हम फ़ायदा आपका उठाते हैं, ये जो मुल्की हालात है माशरती तौर पे, बिकॉज पर्सनल लेवल पे नहीं, इस पे कोई चेंज नज़र आ रहा है? बिकॉज महंगाई बहुत है, लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, पेट्रोल एक्सपेंसिव है, बिजली एक्सपेंसिव है, तो आपके सितारे क्या कहते हैं, मुल्की हालात कुछ बेहतर होंगे? देखिए अभी तो ये 2022 नंबर 6 वेरी अनस्टेबल। अच्छा, वेरी अनस्टेबल, और मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ ऐसा होने वाला है। अभी तो मज़ीद शायद आप इससे ज़्यादा जो महंगाई के हवाले से भी इससे ज़्यादा शायद ऊपर की बातें सुने। मेरा ख्याल है जब लास्ट टाइम भी मैं आपके शो पे आई थी, कुछ ऐसी ही बात मैंने आपसे शायद शेयर भी की थी। वही बात होती है कि जिस वक्त बात की जाती है उस वक्त ऐसे लगता है कि शायद ये जो कह रही है ऐसा तो शायद हो नहीं सकता, या जो भी है। अब मैं कुछ फ़िलहाल के हालात के मुताबिक मैं कुछ ऐसी बात भी ऑनर करना नहीं चाह रही। देखिए जिस वक्त कोई भी गवर्नमेंट गिरती है या कोई नई गवर्नमेंट आती है, वो उस वक्त के हम सरकमस्टांसिस को देखते हैं और कहते हैं कि यार ये किस तरह के हालात हुए और किस तरह से बात हुई। मैं अभी वो उस बात पे तो नहीं जाऊंगी, लेकिन अभी अक्टूबर नवंबर तक एक मैं मज़ीद चेंज देखती हूँ आएगा। अच्छा, टफ थोड़ा सा हो सकता है। हाँ, तब तक तो बहुत टफ है। कमिंग ईयर होगा जिसमें इसी तरह के सर्कमस्टांसिस रहते हुए मिडल ऑफ द कमिंग ईयर, उसके बाद जाके हमको बेहतरी देखेंगे। इस साल में तो अभी चले, यानी आप नवंबर दिसंबर तक प्रिपेयर हैं, कोई बात नहीं। हाँ, गुजर जाएगा वक्त, अच्छा वक्त गुजर जाएगा। उसमें ये है कि हम अपनी कहते हैं ना, इंडिविजुअली हम जो अपनी इनपुट बेहतर कर सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर। अब यही बात मैं कहती हूँ कि देखिए जिस वक्त 2020 आया था, कोविड आया था, कुछ लोगों के लिए एकदम से बहुत प्रॉब्लम्स आई थी और वही हालात ने कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें कर दी थी। तो ये तो अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है, कुछ लोगों के लिए बुरा हो जाता है, बुरे वक्त में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर अच्छा होता है। Exactly. हर रात के बाद दिन आना है, दिन के बाद रात आनी है, तो ऐसे ही गुजरता रहेगा इंशाल्लाह ताला, और अच्छा वो लोगों का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हर्ब्स की तरफ आया है कुछ अरसे से, हम देख रहे हैं। स्पेशली कोविड में तो इलाज भी बड़ा हमने हर्ब से इजाद भी कर लिया, नहीं भी था तो बना दिया। कोई ऐसी हर्ब या कोई ऐसी चाय है जो आपकी नर्व्स को ज़रा सुकून दे? बिल्कुल है। देखो अगर आप लेवेंडर के फूल ले लो, लेवेंडर, पुदीना, धनिया, आर्टिफिशियल नहीं, द ओरिजिनल वन, ये लो, और इसके साथ सिनेमन, इसका कहवा डेली पीने लग जाओ। इसको हम पॉजिटिव टी बोलते हैं। अच्छा, जो आपको देखो खुशबू क्यों अल्लाह ने बनाई, आपको भी कितना ही गंदा मूड क्यों ना हो, लेकिन गुलाब सूंघो या मोतिया सूंघो तो एक रिफ्रेशमेंट आती है आपके अंदर, आपकी रूह तक जो है ना वो खुश हो जाती है। हम कहते हैं इस फूल ने हमारे दिल को खुश किया। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर अल्लाह ने ताकत ऐसी रखी है, खुशबू ऐसी रखी है जो कि आपकी नर्व को रिलैक्स करती है। सो ये इन 3 फूलों के साथ सिनेमन इसलिए कि बहुत ज़्यादा ठंडक की तरफ जिस्म ना चला जाए, उसकी भी स्ट्रॉन्ग स्मेल है, तो ये थोड़ा सा डाल के कर लें तो इसको पॉजिटिव टी बोलते हैं। डेली दिन में एक दफ़ा ले लेनी चाहिए, और आजकल के हालात के मुताबिक तो ज़रूर लेना चाहिए। डेफिनेटली, मैं तो वो क्लिनिक में होती है पॉजिटिव टी, ये भी लेती हूँ और इससे मैंने भी ली है। अच्छा, आप भी लेती हैं? नहीं, सभी लेते हैं, मैं भी इसको शुरू करती हूँ। मैं आपको जिस तरह भी ये बता रही थी ना कि किसी से बात करें, हम इतना प्यारा सा हमारा ग्रुप है, हम जब बहुत भर जाते हैं तो हम एक दूसरे से बहुत बात करते हैं। तो हमारा ये देखो एक होना चाहिए ज़िंदगी में इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग, और आप किसी को इतनी कंफर्ट दो कि वो आपसे बात कर सके। हम किसी को इतनी कंफर्ट देते नहीं कि हमें तभी डर लगता है कि कहीं ये हमारी बात जाके कहीं बाहर ना कर दे। एक्चुअली वो दूसरी वजह ये भी होती है कि हम लोग को डर ये होता है कि क्या ये हमें जज तो नहीं करेगा। हाँ। मेरी ये बात करने पे मुझे, मेरी इस आदत पे तो नहीं मुझे जज करेगा, मेरी इस फलानी बात पे ये मुझे कहीं जज, क्योंकि हम लोग जजमेंटल माशाल्लाह बहुत है ना। हाँ। हम एक सेकंड के अंदर तो अगले को जज करना शुरू करते हैं कि अच्छा इसकी इस आदत पे ये से खाता क्यों है, ये से बैठता क्यों है, अच्छा इसकी बात करने का अंदाज ऐसा क्यों है। तो इसको हम कहते हैं कि जस्ट टॉक फ्रीली, ईट फ्रीली। अच्छा, सोशल मीडिया को देख के भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम में से कोई अपने मैं अगर अपने स्पाउस के साथ नई कोई वीडियो या कोई तस्वीर शेयर करती
कुछ महीने तक लोगों को लगता है अल्लाह जाने इसके साथ क्या हो गया, इनकी सेपरेशन हो मैं कहती हूँ जितनी ये चीज़ जितनी भी बढ़ी है ना, ये भी हमारे मीडिया की वजह से ही बढ़ी है और मीडिया ही हमें ट्रेन भी कर सकता है। हमारी कौम, मैं हमेशा कहती हूँ वो बेहतरीन कौम है जिसको कोई एक आवाज़ दे के इकट्ठा करना चाहे ना पॉजिटिविटी के साथ, तो वो सब इकट्ठे हो सकते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि गवर्नमेंट आ जाएगी, गवर्नमेंट चली जाएगी। यार आप अपने अंदर से अपना आप ठीक करने की कोशिश करो और अपनी जिम्मेदारी निभाओ, फिर देखोगे कितना बेहतरीन। बिल्कुल, अपनी जिम्मेदारी का एहसास हम नहीं करते, हमें दूर की चीज़ और दूर के ढोल सुहाने जिसे हम कहते हैं ना, वो नजर आता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जनाब। तो हम बात कर रहे हैं एक अच्छे लाइफस्टाइल की, पॉजिटिव लाइफस्टाइल की। अच्छा सादिया, चूँकि आप एलएलपी ट्रेनर भी हैं, कितनी ज़रूरत होती है आपको अपने आप को ट्यून करने की, सेशन लेने की? ज़रूरी नहीं है आप बीमार हैं या आप डिसअपॉइंटेड हैं या फिर हर सिस्टम को रीबूट होने की ज़रूरत होती है ना। सो कितना आपको लगता है एडवाइस आप करती हैं एक एम्प्लॉय को रीबूट होने के लिए या एक इंडिविजुअल के तौर पे आपको वापस अपनी शेप में आने के लिए कितनी ज़रूरी है ट्रेनिंग? मैं समझती हूँ ये 100% ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि आम फहम, आप अगर आम फहम ज़बान में मैं कहूँ ना, कि बड़ी सादी ज़बान में हर एक को समझाने के लिए, हर वक्त माइंड में ना एक स्ट्रेस में हमें महसूस होता है ना। आपको भी बैठे बैठे लगेगा यार ये बात कान में कही जा रही है, मुझे मेरा प्रोड्यूसर कह रहा है बाल ठीक कर लो, कपड़े ठीक कर लो, ऐसे कर लो, फलानी कोई हर उसके बाद हमें ना हमारा नर्वस सिस्टम, देखिए हमारी 5 सेंसेस होती हैं, ठीक है। 5 सेंसेस हम सब ने साइंस में तकरीबन पढ़ी हुई है। हमारे सूंघने की है, खाने की, टेस्ट की है, सुनने की होती है, टच सिस्टम होता है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ देर के बाद हमें लगता है यार क्या हम लोग हर चीज़ से बेजार होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे एम्प्लॉय है, एक कैमरामैन है, हर कोई है, वो उसको थोड़ी देर के बाद ऐसे लगता है कि यार एक सिस्टम डाउन सा नहीं होना शुरू हो जाता। उस सिस्टम को हमें, जिस तरह कंप्यूटर है, फ़ोन है, थोड़ी देर के बाद इनको हमें रीस्टार्ट करने की जरूरत, गर्म हो जाते हैं, उसके बाद हमें लगता है इसी तरीके से हमारे अंदर भी ये सिस्टम है। इसको मैं आम फहम ज़बान में समझा रही हूँ। आप दिन में चाहे 10 या 15 मिनट के लिए अपने आप को टाइम ज़रूर दें। उसमें करना क्या होता है, जिसको हम कहते हैं चाहे थोड़ा सा नैप ले लें, चाहे अगर आपके पास कोई अवेलेबल है तो उसको क्या आपको मसाज कर दे, पाँव की मसाज और हाथों की मसाज। ये जो हमारे, क्योंकि ये मुंतराज होते हैं, ठीक है, और पाँव के नीचे अगर आप मसाज कराते हैं ना, इनको तो बेहतर पता होगा, हमारे सारे बॉडी का जो सिस्टम होता है ना वो एकदम से ठीक हो जाता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, आपकी आई साइड हो, आपके जितने भी सिस्टम होते हैं एकदम से सेट हो जाते हैं। आप अपने हाथों की मसाज जिस तरह से कराते हैं, अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक की, आपको पता है NLP के सेशंस में जिस वक्त मैं उनको बताती हूँ कि आपने अपने आप को दिन में किस तरह से टाइम देना, बैठे बैठे, क्योंकि मेरे पास जो लोग होते हैं उनको मैं बाकायदा इस चीज़ के बारे में समझाती हूँ कि आपने कैसे करना है। इवन इतना बड़ा मजमा हो लोगों का जहाँ पे बैठ के हम इस तरह के सेशंस कर रहे होते हैं, उनसे मैं उनको कहती हूँ कि आप एक दूसरे के साथ बात करते करते, जब 2 लोग, उनके इंडिविजुअल सेशंस होते हैं और एक बड़े मजमे में सेशंस आप समझ रहे होते हैं, उससे भी उनको कहती हूँ कि आप एक दूसरे के साथ बात करते करते सिर्फ़ और सिर्फ आपने क्या करना है, आपकी जो टोन होती है, हमारी जो टोन होती है ना, बात करते 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 हम एकदम से अपने लहजे को ऊंचा करके ये समझाने की कोशिश करते हैं जैसे वी आर द बॉस, और अगला पता नहीं हमसे कितना कम ज़र्फ़ है, नीचा है, पता नहीं क्या है, सिर्फ हमारे लहजों में फ़र्क। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको करते 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 हम बहुत बेहतर हो जाते हैं। और जो ये बूस्टर, आपने जो बूस्टअप करने की अपने आप को बात की, इसका सिर्फ एक वाहिद ज़रिया होता है, आप चाहे 15 मिनट्स के लिए, क्योंकि सारा दिन में 24 आवर्स में एक रात की नींद सिर्फ हम लोग समझते हैं, लेकर हम समझते हैं हमने बड़ा कमाल कर दिया, वो नींद भी आजकल माशाल्लाह हमारी पूरी नहीं होती है। नींद में उठ जाना, बार बार नींद का पूरा ना होना, सोते हुए भी कई लोगों के दिमाग चलते हैं। आपने अक्सर लोगों से ये बात सुनी होगी, यार मुझे नींद पूरी नहीं आती है, नींद लेते हुए भी मुझे लगता है मेरा माइंड काम कर रहा है। अच्छा, उस सूरत में मैं लोगों को ये मशवरा दूंगी कि आप ज़रूर अपनी इस चीज़ को सॉर्ट आउट कीजिए। हमने एक एडिक्शंस भी तो अल्लाह बला की लगा ली है ना, सोशल मीडिया की एडिक्शन, नेटफ्लिक्स की एडिक्शन, कुछ भी नहीं कर रहे तो सारी सारी रात जागते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो ज़बरदस्ती भी लोग जागते हैं, वो ज़बरदस्ती इसलिए जागते हैं, उनको लगता है कि सारा दिन हमने बहुत काम कर लिया, अब वेयर इज़ मी टाइम।
ये मी टाइम जो होता है ना, वो ये मी टाइम ये नहीं होता जो हम करते हैं। वो मी टाइम ये नहीं होता। देखिए अगर आपको मी टाइम चाहिए तो फिर मैं आपसे कहूँगी चाहे आधे घंटे के लिए आप वो चीज़ कीजिए जो आपकी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो चाहे आपने, मैं कहती हूँ आप कुछ भी ना करें, आप उस टाइम पे कुछ भी ना करें, जस्ट सिट डाउन, रिलैक्स योर सेल्फ, आंखें बंद कर लें। और उस आंखें बंद करने में ना जिस तरह ट्रांस के कुछ म्यूज़िक होते हैं, आप कोई आयत सुनने, हर एक का एक अपना अपना रुझान होता है, आप कोई कुरान की आयत, कोई सूरत सुनना चाहते हैं वो सुन लें, नहीं तो आप उस वक्त में कुछ भी ना करें, ठीक है, क्योंकि ये होता है आपके दिमाग की रिलैक्सेशन होती है। अब अगर आप कहते हैं भेजे है ना सुकून नहीं दोगे तो फिर कितने जाओगे भेजा फ्राई हो जाता है इतनी है तो फिर भेजा फ्राई हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ये अक्सर ऐसा होता है कि हमें कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, हमें कंधों में दर्द हो रही होती है, बिला वजह की शुरू हो जाती है, सर में दर्द शुरू हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, हाथ पाँव ऐसे लगते हैं, उंगलियों में दर्द शुरू हो जाती है। इज़ इट कॉज ऑफ अ स्ट्रेस या कोई और फिजिकल? देखिए, एक तो जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आप कुछ बज़ाहिर कह रहे हो कि कुछ नहीं, हालांकि हर शख्स, चाहे वो हाउसवाइफ ही है, वो फुल टाइम जॉब पे है, ये जो हाथों में सुन हो जाना, कंधों का थक जाना, सर का दर्द होना, ये आपके फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स की वजह से होता है। और इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ साल में 2 दफ़ा हिजामा ज़रूर कराएं, क्योंकि वो टॉक्सिन्स हैं जो कि निकलने का और कोई तरीका नहीं है। ना ही आपके सांस से निकलते हैं, ना ही आपके यूरिनरी ट्रैक से निकलते हैं, ना ही आपके पखाने से निकलते हैं। इसको निकालने के लिए आपको हिजामा कराना पड़ता है। ये जो स्पेसिफिकली आपने दिया ना, आप देखोगे कभी भी किसी कोई शख्स अगर किसी बुज़ुर्ग के पास जाए तो वो पहली चीज़ पूछते हैं, बीबी तुम्हारे यहाँ शख्स जो भी जा रहे हैं तुम्हारे कंधे तो नहीं खिंचते, और उसके बाद एक मिल जाती है कि जी आपके ऊपर तो नज़र, हसद और जादू हो गया। हाँ, होता क्या है, बेसिकली फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स आपकी कैपिलरी सिस्टम में डिपॉजिट होते हैं, और डेफिनेटली नज़र, हसद, जादू का एक बहुत बड़ा रोल है आपकी एनर्जी को डिसबैलेंस करने का। आपकी एनर्जी डिसबैलेंस होगी, सबसे पहले आपके ब्लड फ्लो पे असर करेगी। एक वो फैक्टर ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा फैक्टर है हमारी हैबिट्स, टाइम पे ना सोना, टाइम पे ना खाना, अननेसेसरी शुआओं का लेना, जिसमें से वाईफाई एक बहुत बड़ी मुसीबत है, जो हम सराहने रख के सो जाते हैं और उसको आप चार्ज भी करते हो। और हम वही कहते हैं पहले ज़माने में उठ के कलमा पढ़ते थे, अभी व्हाट्सएप देखते हैं है ना। हमारी आदत बन गई कि आपको उठते साथ ही होता है किसने मैसेज किया, यार कोई नहीं भी ठहर के देख लोगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे सादिया कह रही थी, हमें अपना टाइम चाहिए, और अपना टाइम कतन किसी डिवाइस के थ्रू नहीं होता, आपके अपना जिस्म। आप कुछ नहीं सुनना चाहते तो मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ आंखें बंद करें, सर के बाल से पाँव के नाखून तक हर अज़ा, हर बाल का एक दफ़ा सिर्फ शुक्राना कहना शुरू करें। अल्लाह आपका शुक्र, आपने माथे पे ये जो लकीरें दी हैं ना, इसका भी शुक्र अदा करें। आपके नाक में जो बाल है उसका शुक्र, आप पार्टेडली आते जाओ ना, 15 मिनट के अंदर मैं देखती हूँ कि किस तरह कोई सुकून में नहीं आता, क्योंकि शुक्राना इट्स सेल्फ मेडिटेशन बहुत बड़ी है। हाँ। आप सिर्फ और सिर्फ लेट जाओ खामोशी से, अच्छे लंबे सांस लो और अपने बालों से शुरू हो जाओ, चाहे वो गिरते हैं। अब कई लोग यहाँ कहेंगे हमारे तो है ही नहीं अच्छे, हर चीज़ में से अच्छाई ढूंढो। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ना जो डिस्टर्ब होते हैं, मैं उनको कहती हूँ जिस चीज़ से डिस्टर्ब होना उसमें से कल मुझे 2 शुक्राना निकाल के दिखाना, आपको पता लगेगा कि उसके अंदर भी कोई बेहतरी है। कई लोगों के पास औलाद नहीं होती, हम अक्सर देखते हैं, हमारे पास होती है बट हम अपने यार औलाद, चीज़ें, पैसा, इसका शुक्र तो दूर की बात, मैं बता रही ना, हम अपने नाक के बाल का शुक्राना नहीं करते। हम अपने कानों में मौजूद बाल जो आपके अंदर गंदगी नहीं जाने दे रहा, कभी हम इसको इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अपने पलकों के बालों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। किस दिन कभी आपने अपने घुटने का शुक्राना अदा किया? अल्लाह के आगे शुक्र का तरीका ये कि आप अपने आज़ा से बात करो कि शुक्र अल्लाह आपने मुझे ये दिया, अपने जिस्म का शुक्र करो कि उससे बात करो। आप देखो हम हर चीज़ को अपने टाइट करके रखते हैं, कंधे क्यों खींचते हैं? ये एहसास तब होता है जब हम फीलिंग ऑफ लॉस देखते हैं। हाँ, हम देखते हैं खुदा न खास्ता या कैंसर पेशेंट के बाल नहीं है तो हमें रियलाइज होता है यार, तो हम उससे पहले ही शुक्र कर लें तो वो बहुत बेहतर है। और उससे देखो, हमेशा सूरह नजम आयत नंबर 24 कह रही है तुम जो गुमान करोगे पाओगे। अब हमारा गुमान ही हाथ उठा के ये होता है खरे अल्लाह सुनेगा कि नहीं। हाँ,
हम मांग रहे हैं दुआ, बट हमारा गुमान क्या है, जो दिल के अंदर ख्याल है। जुबान कुछ और बोल रही है, दिल कुछ और बोल रहा होता है। हम अपना गुमान अच्छा कर लें तो सब बेहतर है। गुमान अच्छा करने का जो मुझे तरीका नज़र आया है, या कह लें कि जो मेरा ज़िंदगी का वो एक, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को जो जानते हैं उनको पता है, मैं एक पेपर पे ना जब भी कोई आता है ना बहुत डिप्रेस, तो मैं उसको एक लाइफ का फॉर्मूला लिख के देती हूँ, ज़िक्र और शुक्र मतलब नो फिक्र। अगर आपका जिक्र और शुक्र है, और अगर जिक्र ज़्यादा है और शुक्र कम है तो गरूर आता है। तो प्लीज़ इसको बैलेंस करके रखें। और फिर कुरान कहता है कि मैंने तुम्हें शुक्र का दर्जा जिक्र से ज़्यादा दिया है। तो इसका मतलब कुरान ने फार्मूला ऑफ नो फिक्र बता दिया है, 2/1, 2 दफ़ा शुक्र करो, 1 दफ़ा या अल्लाह बोलो। तो आप उस फार्मूले पे ही सिर्फ चलने लग जाना। और सिर्फ जैसे सादिया ने इतनी प्यारी बात की कि ये वो मशीन है कि जिसको रेस्ट की ज़रूरत है। अगर ये रेस्ट की ज़रूरत ना आना होती इकरा, तो हमें दिन में 5 दफ़ा अपने सामने खड़ा ना कराता। वो एक रेस्ट मोड है। आप यही समझ लो कि हम रेस्ट करने के लिए खड़े हुए हैं और हम अपने आप से, अपनी ज़ात से, उस ज़ात से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो हम बहुत बेहतर हो जाते हैं। लेकिन हम नमाज को, रोज़े को, ये वो चीज़ें जिसको बीइंग अ प्रैक्टिशनर या हीलर मैं कहती हूँ, ये अल्लाह ताला के लिए ये ज़रूरी नहीं था कि अब हम उसको नमाज़ पढ़ें। वो तो हमारा रब है, खालिक है, उससे रहना है। ये हमारी ज़ात के लिए ज़रूरी है। लेकिन उसमें से हम उसको इतना फनेटिक बना लेते हैं ना। मज़हब, मेरा नहीं ख्याल, मुझे माजरत के साथ कि अगर किसी को ये बात बुरी लगे, मेरे लिए मज़हब एक लाइफस्टाइल है। ये कोई वो नहीं है कि आपने इम्पोज करना है किसी के ऊपर कि तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें ये होगा। अल्लाह बहुत रहीम है, पता नहीं किसको बख्शता है, किसको नहीं बख्शता। हम कौन हैं किसी को कहने वाले। बस अपनी ज़ात में अगर शुक्राना शुरू कर दें तो ये पट्टे खींचना बंद हो जाएंगे। जो हो चुका है उसको निकालने के लिए आप हिजामा, आप इनके पास से थेरेपी लो, आप एक्यूपंक्चर कराओ, अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, एनर्जी रिवाइव करें। अच्छा, ये जो सिक्स सेंस होती है, इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो अगर मैं आपको रिलेटेड टू प्लैनेट्स की पोजीशन के हवाले से बताऊं, जिसका जुपिटर बर्थ चार्ट में बहुत अच्छा होता है। ये जुपिटर फिंगर भी होती है, जुपिटर माउंट हाथ में होता है, ठीक है। तो जिसका जुपिटर बहुत अच्छा होता है, एक्सॉल्टेड, यानी कि जुपिटर इनटू पाइसिस होगा या जुपिटर अच्छी डिग्री पे बैठा होगा, तो उसकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। बहुत से लोगों की होती है और कई लोगों को खामखा लगता है कि हमारी छठी बहुत अच्छी है। अक्सर ऐसे लोग भी मुझे देखने में आए। जुपिटर का ताल्लुक़ होता है हमारी, समझ लीजिए, एजुकेशन से, हमारी स्पिरिचुअलिज़म से। तो इसका ताल्लुक़ स्पिरिचुअलिज़म से भी होता है। समटाइम्स आपको ऐसा भी लगता है कि जिस तरह ये चीज़ तो हमारे साथ हुई हुई थी, जिसको अक्सर मैं बच्चों से रिलेटेड करती हूँ। मेरे बच्चे तो अक्सर कहते हैं डेजा वू नहीं होता कि यार ये तो हो चुका हुआ था और हो रहा होता है। तो देखिए, ये अक्सर मैक्सिमम लोगों में पाई जाती है, जो छठी हिस्स होती है। फिर इसको इन्हांस करने के तरीके होते हैं या बैलेंस करने के तरीके होते हैं। कुछ लोग इसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो फिर उसको हम कहते हैं कि दिमागी तवाज़ुन भी कभी कभी ख़राब होता है। मैं सच बता रही, अक्सर मैंने लोगों में ये चीज़ भी देखी है। तो इसको कई दफ़ा बैलेंस करना पड़ता है। एनर्जीज़ है ना ये, बेसिकली ये भी एनर्जीज़ है, इट इज़ वन काइंड ऑफ एनर्जी। तो इसको भी कई दफ़ा बैलेंस करना पड़ता है। बिल्कुल सही, ठीक है। कई लोगों को अक्सर लगता है कि हमारे ख्वाब सच्चे हो रहे हैं, और होते हैं, इसमें कोई लेकिन हर ख्वाब नहीं होता है। वो इंडिकेशंस होती हैं, आपने कनेक्शंस में लाने होते हैं। वो उनको लगता है कि मुझे फ़लाना ख्वाब आया, वो फ़लाना ख्वाब अब सच्चा हो जाएगा। और बड़ी माजरत के साथ कुछ लोग फिर उसमें कहानियाँ भी बनाना शुरू कर देते हैं। तो हर चीज़ की मैं वही कहूँगी कि कोई लिमिटेशन होती है। हर बात की लिमिटेशन होती है, हर चीज़ में लिमिटेशन है। वही बात है कि जो अल्लाह के पास है वो हमारे पास नहीं है, बट यू नीड टू एक्चुअली नीड टू लिमिटाइज। इट इज जस्ट अ गाइडलाइन। हर चीज़ एक गाइड, अल्लाह ताला निशानियाँ देता है। याद रखिए, अल्लाह ताला किसी को कुछ दे दिया। मैं इसकी मिसाल यूँ देती हूँ इकरा, कि अल्लाह के हाथ में ना एक मिठाई का डब्बा है, ठीक है। वो किसी को गुलाब जामुन दे रहा है, किसी को बर्फ़ी दे रहा है, किसी को लड्डू दे रहा है। वो हो सकता है कि मुझे लड्डू बहुत पसंद हो, लेकिन उसने मुझे दी बर्फ़ी हुई है। बिल्कुल सही, लेकिन दी तो हुई है, बट यू एक्चुअली नीड टू रियलाइज़ कि आपके पास क्या है और आपने उसे चैनलाइज किस तरह करना है। बहुत शुक्रिया सादिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका मासूमा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन इसलिए रहा बिकॉज वी एक्चुअली नीड टू टॉक। और हम बात ही नहीं करते और फजूल चीज़ों में टाइम ज़ाया करते हैं। बात करें ताकि आपकी टेंशन, आपका स्ट्रेस रिलीव हो। आपको किसी से कोई अच्छी बात अगर आप अडॉप्ट कर लें अपनी ज़िंदगी में, जिस तरह मासूमा ने की, सादिया ने की, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ऐसे तरीके से गुजर सकती है। और स्पेशली
वो जो टी का इन्होंने बताया स्ट्रेस फ्री टी, वो ज़रूर लें, घर पे बनाएं, खुद भी पिएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं, ताकि वैसे ही आप ज़रा सुकून में गर्मियों के दिन गुजार सकें, क्योंकि गर्मी बहुत है और मिजाज भी गर्म हो जाता है। आपसे हम ब्रेक के बाद मिलते हैं, इन्हें हम शुक्रिया अदा करेंगे, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक और अब चलेंगे अपने सेगमेंट फेसेस ऑफ एक्सचेंज की जानिब। तो जनाब मेरे साथ जो आज दो शख्सियात मौजूद हैं उनका तारुफ आपके साथ करा दूं। वो भी स्टेट डिपार्टमेंट की एक्सचेंज प्रोग्राम्स में जा चुके हैं, लेकिन अपनी अपनी कैपेसिटी में सोशल वेलफेयर के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हमाद अनवर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, पब्लिकेशन टीम पंजाब हेल्थ केयर एंड कमीशन के फाउंडर एंड क्यूरेटर हैं सुखन के। वास्ट इनका एक्सपीरियंस है मार्केटिंग के अंदर, उसके अलावा NGO सेक्टर में भी इन्होंने बेपनाह काम किया है हुकूमत पंजाब के साथ मिलकर। कोविड के टाइम में हेल्थ रिफॉर्म्स और प्रोग्राम्स के हवाले से इन्होंने बहुत काम किया है। वेलकम टू द शो हमाद। और हमाद IVLP पे भी जा चुके हैं। इसके अलावा ज्योति गनी साहब हमारे साथ मौजूद है, फुल ब्राइट है कोलंबिया यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल एंड ह्यूमन राइट्स से, एजुकेशनिस्ट है, रिसर्चर है, तालीम और आगाही के लिए काम कर रही हैं, NGO के साथ एसोसिएटेड हैं। वेलकम टू द शो ज्योति, आपका भी बहुत शुक्रिया। सो स्टार्टिंग फ्रॉम यू ज्योति, एक्चुअली आजकल NGO के साथ काम करके क्या हो रहा है सोसाइटी के लिए? In terms of education specifically, अभी currently the projects we're working on, हम कोशिश कर रहे हैं to provide educational and vocational training to girls in South Punjab, because when we conducted a needs assessment there, we figured out कि early marriages का instance वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, education is not readily available to girls over there. So recently हमारे इदारे ने एक project wrap up किया सियानी सहेलियाँ, and now I am currently working on the annual status of education report. So NGO sector currently अभी diagnostic analysis पे बहुत काम कर रहे हैं, just to see where we're at with education in Pakistan, और अभी needs in terms of policy, in terms of programs, in terms of trainings कहाँ arise कर रही हैं। बिल्कुल सही, आजकल आप ये करिए। अच्छा हमाद बेसिकली कम्युनिकेशन एक्सपर्ट भी हैं, रिसर्चर भी हैं, मार्केटर भी हैं, तो ज़्यादा आवाम की नब्ज़ को देखते हुए प्रोग्राम्स जो हैं वो डिज़ाइन करते हैं, आइदर इट्स अ टाइम ऑफ अ कोविड या कुछ और है, बट व्हाट इज़ योर मेन फोकस जो भी आपके काम का होता है? देखिए मेरा जो एरिया ऑफ फोटे है वो डिजिटल कम्युनिकेशन है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे हैं उनकी आउटरीच बहुत ज़्यादा है। सो अगर मैंने एक बंदे को रीच आउट करना है जो कोयटा में है, और अगर मेरा न्यूज़पेपर है, तो अनटिल एंड अनलेस मेरा फिजिकल फॉर्म में न्यूज़पेपर वहाँ पहुँचेगा मैं उसको रीच आउट नहीं कर सकूँगा। बट थ्रू माय वर्क हमने कॉमिक्स बनाए हैं, मैंने अपने करियर में एनिमेशंस पे काम किया है, अब मैं हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा हूँ। सो मकसद ये है कि सोशल इश्यूज़ को हम एड्रेस करें थ्रू द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, थ्रू द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, एनिमेशन के थ्रू, वो सारे मीडियम जिन पे आजकल लोगों की स्पेशली यंग जो हमारी जनरेशन है उनकी अटेंशन स्पैन भी आपको पता है वो टाइम कम हो रहा है, तो उनको रीच आउट करने के मुख्तलिफ टूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए असल पर्पज़ ये है कि सोशल इश्यूज़ की अवेयरनेस की जाए। क्योंकि जब तक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि हम उस पर बात करना स्टार्ट करें, हम बात करना स्टार्ट करेंगे तो उस पर डिबेट पे डिस्कशन पे आएंगे और इवेंचुअली विल मूव टू अ पॉइंट जहाँ पे हम सोल्यूशंस को देख सकें। सो मेरा प्राइमरीली गोल ये है। और कौन से सोशल इश्यूज़ हैं जिनको आप अभी टैकल कर रहे हैं या करना चाहते हैं? मेरा जो आप प्रोफेशनल अगर काम करें तो हेल्थ के हवाले से बात हो रही है। कोविड में हमारा बहुत एक बड़ा चैलेंज रहा है कि इन्फोडेमिक, जिसे हम कह रहे थे कि पेंडेमिक तो चल ही रहा था, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन का एक इन्फोडेमिक भी आ गया था, जिसमें हर किसी के पास एक नया आइडिया था कोविड को ठीक करने का कि 24 घंटों में ठीक, 8 घंटे में। उस हवाले से काफ़ी हमारी कैंपेन्स चली जो कि फिर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के चैनल से चली। जो मेरा अपना ज़ाती काम है उसमें ज़्यादा मेरा फोकस मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी काम किया है। मेरे एरिया ऑफ एक्सपर्ट डाटा प्रोटेक्शन है, डिजिटल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि आजकल हम जिस तरह देख रहे हैं बच्चे इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं यंग एज पे, तो उनके लिए क्या क्या हमारे पास मैकेनिज़म्स होने चाहिए कि वो गलत तरीक़ों या गलत चीज़ों से एक्सपोज ना हो। तो ये 2-3 मेन एरियाज़ हैं जिन पर मेरा फोकस रहा है। ठीक है। अच्छा ज्योति, आप को एक्सपोजर हासिल हुआ जाने का, फुल ब्राइटर भी हैं, सो बेसिकली और मैंने पढ़ा भी आपकी प्रोफाइल में, कहते द फर्स्ट वन टू गेट द स्कॉलरशिप इन योर फैमिली। सो कल्चरल डिफरेंसेस क्या आपने देखे और वहाँ से ऐसा क्या यूनिक आपने एक बात अडॉप्ट की जो आप चाहती थी कि यहाँ पर आकर वो आप इम्प्लीमेंट कर सकें? In terms of profession or personal life? Professional or for the community service? Right. In terms of
I think there is a very, very active volunteering culture there, which is highly structured and also like rewarded in terms से अगर young बच्चे वहाँ volunteer करते हैं, then they're rewarded in terms of like college credits, college courses. So that's what I was wondering कि अगर हम अपने volunteer programs को यहाँ पे काफ़ी इदारे हैं जो कि बहुत structured programs carry out कर रहे हैं, like TCF for example. So if we could just inculcate that civic spirit हमारे young बच्चों में, because we have a lot of youth around. So in terms of social welfare, अगर हम civic engagement अपनी ज़्यादा कर लें, especially with young people in the sector, I think that would be really helpful. यानी आपको लगा कि वो जो वॉलंटरली बिहेवियर वो बच्चों के अंदर इंस्टिल करते हैं वो यहाँ पे ऑब्वियसली there is a lot of civic sense and civic responsibility. तो जब आप एजुकेशन में काम कर रही हैं और एनजीओ के साथ जुड़ी हुई हैं, इस तरह के कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम्स आप कर रही हैं या प्रोपिगेट करती है यूनिवर्सिटीज को कि एटलीस्ट डिग्री के अंदर शामिल करें? जी, सो नाउ इन द एनजीओ सेक्टर एज वेल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पार्टनरशिप्स रखें विद यूनिवर्सिटीज़ एंड यंग किड्स एज वेल. जैसे कि अभी इदारा तालीम व आगाही में असर के लिए वी हैव वॉल्टियर्स, सो वी गेट चिल्ड्रन इन्वॉल्व, चिल्ड्रन के टीनेजर्स इन्वॉल्व इन दीज प्रोग्राम्स. सो एक तो उन्हें पता चल जाए व्हाट द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान आर, हाउ दे कैन गो अबाउट सॉल्विंग देम, एंड ऑल्सो तो दे कैन गेट एन इंट्रोडक्शन टू द सेक्टर एंड हाउ इट वर्क्स. सो आई थिंक मोस्ट इदारे आर वर्किंग टूवर्ड्स इट. द इदारा आई एम करंटली इन्वॉल्व विद, हम भी कोशिश करें कि हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स प्रोवाइड करें जहाँ यंग लोग आके अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी और इफ़ दे हैव अ पैशन टू वर्क टुवर्ड्स अ सोशल सेक्टर दे कैन प्रैक्टिस इट. अच्छा हमाद, आप जब IBLP पे गए तो ऑब्वियसली आपने अपनी डोमेन के अंदर मुख्तलिफ वहाँ पे लोगों से मुलाकात की होगी, देखा होगा. वेस्ट इज़ ऑलवेज 40% अहेड ऑफ अस. जो चीज़ें वहाँ पे हो चुकी होती हैं वो 40-50% के बाद पाकिस्तान में आती हैं. सो व्हाट वाज द कोर थिंग दैट यू हैव नोटिस देयर और आपको लगा कि ये यहाँ पर होनी चाहिए जो आवाम में यूँ क्लिक करे? मेरा जो बेसिकली प्रोग्राम था वो सोशल मीडिया के हवाले से ही था और वो बेसिकली प्रोग्राम था कि सोशल मीडिया थ्रू एक्टिविज्म थ्रू सोशल मीडिया. माय अपॉलॉजीज. उसमें हम लोगों ने यही देख रहे थे कि वहाँ पे जिन लोगों से मुलाकात की, गवर्नमेंट के, नॉन गवर्नमेंटल, प्राइवेट सेक्टर के लोग थे, इसके अलावा NGOs थी. सबसे मज़े की जो थी पॉलिटिकल पार्टी से हमारी मुलाकात हुई जिस पर देखा गया कि वो किस तरह इन टूल्स को यूज़ कर रहे हैं. उस टाइम तक 2014 में मैं गया था, उस टाइम हमारा जो अरब स्प्रिंग गुजरा था वहाँ पे पॉलिटिकल मूवमेंट को बड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से मोबलाइज़ किया गया था. तो एक चीज़ जो मैंने वहाँ नोट की थी वो ये थी कि हमारे जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल अभी नहीं हो रहे थे. तब तक हम लोग बहुत एक्टिवली जो हमारे नॉन प्रॉफिट सेक्टर में NGOs थी, सोशल एंटरप्राइजेस थे, वो इन प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं कर रहे थे फॉर क्राउड फंडिंग, फॉर वॉलंटियर रिक्रूटमेंट. और वापस आके फिर मैंने इन चीज़ों को, हमारा जो काम था जिसमें उस टाइम ज्योति भी मेरे साथ हम लोग काम इकट्ठे किया करते थे, तो हमने उसको बड़ा एक्टिवली परस्यू किया. एजुकेशन सेक्टर में हम काम कर रहे थे, हमने टीनेजर्स को मोबिलाइज़ किया, हमने क्राउड फंडिंग की, हमने मुख्तलिफ इंटरवेंशंस की. तो प्राइमरीली एक चीज़ तो ये नज़र आई. दूसरी जिस तरह ज्योति ने बात की सिविक सेंस का, वहाँ पे जो एक हमें एक्सपोजर मिला मुझे पर्सनली, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी. ना सिर्फ ये कि आपके जो नॉर्मल हैं, डिसिप्लिन है, आपके लॉ वगैरह है, बट इसके साथ जो मुझे एक चीज़ पसंद आई थी वो ये थी कि जो भी आपका काउंटर नैरेटिव था वो कम्युनिटी के अंदर से आ रहा था. हम एट टाइम उम्मीद करते हैं कि अच्छा एक प्रॉब्लम आई है तो गवर्नमेंट लेवल पे या कोई और ऊपर से आके उस चीज़ को हैंडल करेगा और हम उसको देखेंगे. बट अमेरिका में मैंने ये चीज़ नोट की थी कि वहाँ पे कम्युनिटी भी मोबिलाइज होती थी, वो अपना एक नैरेटिव लेके आते थे और वो अपने तौर पे उसको एड्रेस करने की कोशिश करते थे. सो दिस इज़ व्हाट आई बीन डूइंग वापस आके कि मैं भी कुछ इस तरह अपना कंट्रीब्यूशन डाल सकूँ. तो आपको लगता है कि आजकल का जो दौर है उसके अंदर लोग सोशल मीडिया के साथ जुड़े तो हुए हैं, बट अगर जो आपको कैंपेन लॉन्च करनी है उसको आपको अगर वो 30 सेकेंड्स की है तो 15 या 20 सेकेंड्स तक लेकर आना होता है, बिकॉज लोग इंटरेस्ट खो देते हैं और स्क्रॉल करके आगे निकल जाते हैं. जी, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अटेंशन स्पैन हमारा स्नैपचैट, टिकटॉक, क्योंकि 10 सेकंड तक वो ले हैं लिटरली. पहले हम 1 मिनट तक देखा करते थे, वो 10 सेकंड तक आ गए. बट मेरा अभी भी उस चीज़ पर यकीन रखता हूँ, कंटेंट इज़ द किंग. अगर हमारा कंटेंट अच्छा हो, अगर आप लोगों को 10-15 सेकंड में पहले ग्रिप कर लें उनकी अटेंशन को, तो फिर वो देखते हैं. इस सिलसिले में मैं पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एनिमेशंस का. आप देख रही हैं इंटरनेशनली जो मूवीज़ बन रही हैं, जो सीरीज़ बन रही हैं, उसमें एनिमेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और एनिमेशन जब हम देखते हैं तो हमारे जहन में टॉय स्टोरी या लाइन किंग टाइप मूवीज़ आती हैं सिर्फ बच्चों के लिए. ऐसा नहीं है, कॉमिक्स या बाकी एनिमेशन की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो मेरे से बड़े लोग भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, मेरे छोटे बच्चे जो हैं बच्चे भी देखते हैं. तो अगर हम उस तरह के हम ये डिसाइड कर लें कि हमारा मैसेज क्या है, किस ऑडियंस के लिए है और उसके मुताबिक टेलर किया जाए, तो इट इज़ स्टिल पॉसिबल टू रीच आउट टू द मैसेज एंड पब्लिक इन जनरल. अच्छा ज्योति, अब चूँकि आप काम कर रही हैं, अक्सर होता है कि कोई प्रोग्राम आप NGO की जानिब से लॉन्च करें तो पब्लिक का
जो बैरियर होता है एटीट्यूड वाइज वो सामने आता है, वो कौन सा प्रोग्राम था जो आपको लगता है कि एक्सेप्टेंस नहीं मिलती उसको बहुत जल्दी? I think क्योंकि the environment, especially in the areas that we're going to, they're fairly remote. तो वहाँ से अगर बाहर से एकदम से कोई ग्रुप आके कहे कि हम आपको even something as good as education provide करना चाहते हैं, तो they're very hesitant towards it, and understandably आपके घर में आके कोई कहे कि मैं आपका घर बेहतर कर दूँगा, so you will be very so there is an initial hesitation मैं कहूँगी, not necessarily resistance. एंड इफ़ यू जस्ट एक्सप्लेन व्हाट यू ट्राइंग टू डू और आप क्यों करें, एंड ऑब्वियसली हम ये तो नहीं कहेंगे कि आपकी लड़कियां शादी नहीं करेंगी पढ़ के, हम चाहते हैं उसे पढ़, सो वी ट्राई टू मैच आर एक्सपेक्टेशंस विद देयर एक्सपेक्टेशंस के परहैप्स अगर आप पढ़ें तो आप बेहतर माँ बन सकती हैं, एंड यू कैन कैरी योर फैमिली फॉरवर्ड इन अ बेटर वे. So I think in every program there is a little bit of hesitation. I wouldn't say कोई resistance आई है, because fortunately I work in a sector where it is very acceptable. Education is something people do want and genuinely care about. तो बस आपको थोड़ा टेलर करना पड़ता है कि किस किस्म की पढ़ाई मिल रही है, किस गोल के लिए मिल रही है, और उसके लिए हम वी कैरी आउट दीज थिंग्स फॉर कम्युनिटी बैठक्स और कम्युनिटी सेशंस, जहाँ पे कम्युनिटी वाले आके रेलिवेंट सवाल पूछ सकते हैं हमारे से प्रोग्राम के बारे में, कोई भी अगर उन्हें कंसर्न हो वो रेज़ कर सकते हैं. सो इन अ वे आई फील आई एम लकी कि आई वर्क इन अ सेक्टर जहाँ ये प्रोसेस बहुत कोलैबोरेटिव होता है. बट येस ऑफ कोर्स कहीं जाना द इनिशियल हेजिटेशन इज़ देयर. अच्छा, आजकल एक तो कंटेम्प्रेरी है पढ़ाई और नॉलेज है जो चल ही रही है, बट आजकल फोकस स्किल्स पे भी बहुत ज़्यादा किया जाता है कि चलिए अगर नहीं पढ़ा तो स्किल्स आने चाहिए ताकि आप अपना रोज़गार चला सकें, स्पेशली ख़वातीन के मामले में. सो इस तरह के भी कोई प्रोग्राम्स आप डिज़ाइन करते हैं? सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एवरी एजुकेशनल प्रोग्राम नाउ इज़ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल्स. एंड वो स्किल्स आप उनके एरिया से असेसमेंट करके देते हैं. फॉर एग्जांपल आई विल यूज़ द मोस्ट रिसेंट वर्क आई रन, वही साउथ पंजाब वाले ही, वेयर वी आर डूइंग इंडिजिनस ट्रेड्स लाइक रली वर्क हो गया, कढ़ाई का काम हो गया, टेलरिंग इज़ वेरी कॉमन ओवर देयर. So some trades like that, and then कुछ trades like beautician के courses will work everywhere because everyone needs upkeep. सिलाई के courses will work everywhere because everyone needs clothes. So some standard skills and then some also indigenous skills जो कि उसी area से relevant हैं, और काफ़ी women have started their own small online businesses because skills में a very important component is also digital skills now. और हर program because it's the need of the hour is trying to incorporate digital learning. थोड़ी सी बेसिक लिटरेसी, कैनवा इस्तेमाल करना, अपवर्क पे किस तरह जाना है, फाइवर किस तरह इस्तेमाल करना है, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट पेंट स्किल्स, बेसिक ग्राफिक डिज़ाइन. सो आई फील लाइक वो बहुत स्ट्रांगली इनकॉर्पोरेट हो रहा है इन ऑल प्रोग्राम्स बिकॉज यू कांट गो ऑन विदाउट इट. बिल्कुल, ये कंप्यूटर स्किल्स तो आजकल के दौर में डिजिटली आप घर बैठे बहुत कुछ कमा सकते हैं. अच्छा, हम आज चूँकि आप कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं तो पाकिस्तानी अवाम को लेकर हर शहर के अपने डायनामिक्स हैं. जो हमने कोविड के टाइम पे भी देखा, कोविड वैक्सीन को लेकर बहुत ज़्यादा माइंड के अंदर लोगों की थ्योरीज़ थी, एम्बिगिटीज़ थी, ख़दशात थे. आहिस्ता आहिस्ता उसको कैटर करना, वो जो सारा टाइम था वो एक बहुत चैलेंजिंग था बिकॉज आप हर चीज़ को नया तरीके से एक्सप्लोर कर रहे होते थे. तो उस टाइम के बाद अब आपको लगता है कि चीज़ें कम्युनिकेट करना आसान हो गई हैं लोगों तक? कम्युनिकेट करना, देखिए हमारे पास फिर बात वही आती है कि हम किस मीडियम के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं. आपने बात की कि मुख्तलिफ एरियाज़ में लोग थे, तो अगर मैं एक वॉइस नोट बना के निकालता फॉर एग्जांपल कि हम लोगों ने ये किया, तो एक लेक्चर, एक सरमन टाइप फील आती है, तो लोग उसमें इंगेज नहीं करते. व्हाट आई डिड वाज कि हम लोगों ने जो मेरा अपना प्रोजेक्ट है उस पर मैंने ये किया कि मैंने मल्टीपल लैंग्वेजेस में सिनेरियोज क्रिएट किए, क्योंकि हम किस पे यकीन कर रहे थे कि हमारे मोहल्ले के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको एक नुस्खा आता है, उनको एक टोटका आता है. उस तरह के सिनेरियोज क्रिएट करके मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मैंने कोशिश की कि उन शहरों में वो वॉइस नोट जाए ताकि उनको उससे रेलेवेंस लगे, उनको नज़र आए कि अच्छा हमारे जैसा कोई बंदा बात करे, हमारी तरह की स्टोरी है. तो इट्स जस्ट कि आपको देखना पड़ता है क्या है. अभी अगेन मैंने जब कॉमिक्स और एनिमेशन पे काम किया था वो 2016-17 की बात थी, तब इतना ट्रेंड नहीं था. बट अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान से जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर, एनिमेटर बहुत इंटरनेशनल मूवीज़ पर काम कर रहे हैं, और हमारी अब इंटरनेशनल सीरीज़ अपनी भी आ रही है. मिस मार्वल भी कल परसों रिलीज़ हुई है, आपने देखा ये पाकिस्तान का. तो इट डिपेंड्स कि हम किस ऑडियंस को रीच कर रहे हैं, किस तरह रीच कर रहे हैं.
कम्युनिकेशन करना अभी भी एक चैलेंज है, स्पेशली जब पैनिक और फियर आ जाता है किसी टॉपिक में, तो फिर लोग एकदम घबरा जाते हैं, जिस तरह की कोविड सीन था। बट अगर हम एजुकेशन के हवाले से अवेयरनेस कर रहे हैं, अगर हम चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से अवेयरनेस कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। उसमें आपको स्लोली लोगों को बार बार एक नैरेटिव बताना है ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सेप्ट करें और फिर हम उसको आगे लेके चलें। तो डिपेंड करता है कि हम किस सिनेरियो में, अगर एक फायर फाइटिंग की स्टेज है तो उसमें फिर वो जिस तरह कहते हैं आप हर चीज़ यू थ्रू एवरीथिंग एट देम, कि कुछ ना कुछ चलेगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म जिस तरह मैं काम करता हूँ उसमें ये है कि फिर स्लोली आप लोगों से इंगेज करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के साथ टू फाइनली क्रिएट एन इम्पैक्ट इवेंचुअली। अच्छा सुखन, क्या है आपका जो इनिशिएटिव है? सो बेसिकली सुखन जो है वो जिस तरह आप बात करी थी कि अटेंशन स्पैन है लोग एज ग्रुप वाइज, तो मैंने ये विजुअल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। इसमें आई डोंट राइट लॉन्ग स्टेटसेस, इट्स नॉट बेस्ड ऑन आर्टिकल्स, इट्स अ बेसिकली डिजिटल स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म। और इसका मकसद ये है कि हम जो भी टॉपिक को एड्रेस करें उसको हम आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग के थ्रू करें। उसमें आप कॉमिक्स आ सकते हैं, स्टोरी टेलिंग सेशन आ सकता है, उसमें वेब सीरीज़ आ सकती है। इसके साथ आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, जो कि अभी हम दो लोग, जैसे हम लोग बैठ के यहाँ पे बात कर रहे हैं, कि एक इंगेजिंग कन्वर्सेशन हो जिससे लोग खुद बैठ के अपना टेक अवे करें। बिल्कुल। तो वो बेसिकली प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हमारे पास वेब सीरीज़ हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, हमारे पास पॉडकास्ट है। कोविड के दिनों में हमने 60-65 लाइव शोज़ किए। डेली एक शो हम रात को करते थे विद अ हेल्थ एक्सपर्ट, विद अ मूवी स्टार, विद अ स्पोर्ट्स पर्सन, टू कीप पीपल इंगेज और थोड़ा एंटरटेन भी करें। तो दिस इज़ एन एफर्ट कि जिसके साथ अभी काम कर रहा है। इसके अंडर फिर आगे एक स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की पॉडकास्ट भी है, फुटबॉल की भी है, वो जेनेरिक स्पोर्ट्स फैंस के लिए, बट प्राइमरीली सोशल इश्यूज़ पे हमारा काम है। और ये सारा कुछ ऑनलाइन जी, ये सारा कुछ लोग online। असेस कर सकते हैं। जी, सारा कुछ ठीक है। online। अच्छा ज्योति, फुल ब्राइट के अंदर जारी बात है ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वहाँ पे लोग जाते हैं, सिलेक्शन होता है। सो जब आप करके आ गई, सो आपने अपना रोल प्ले किया कि कुछ और को भी आगाही हो सके कि वो भी फुल ब्राइट के लिए अप्लाई करें, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस, इसमें आपको गाइडेंस चाहिए होती है एप्लीकेशन से लेकर इंटरव्यू तक। Yeah, that's how I feel कि the Fulbright is a wonderful cohort of people as well. तो it's not just me, हमारे सारे जो मेरे जानने वाले former Fulbrighters हैं, every year we take on like 10 to 20 statements to review, and there is an unspoken code कि कोई कभी charge नहीं करेगा किसी भी बच्चे को to help them go through the whole application process or to review these things. So जब से मैं आई हूँ, we've done a podcast सबसे पहले टू गो थ्रू द जनरल प्रोसेस, अगर कोई गाइडेंस चाह रहा है फुलब्राइट के थ्रू, एंड उसके अलावा विद अदर पीपल फ्रॉम माई कोहोर्ट हम मिल के ड्यूरिंग द एप्लीकेशन टाइम बच्चों के स्टेटमेंट्स भी रिव्यू करते हैं। वी गिव देम इम्पॉर्टेंट फीडबैक ऑन इट बिफोर द डेडलाइन, बिकॉज वी इट्स एन एंजाइटी इंड्यूसिंग प्रोसेस रिगार्डलेस। तो अगर रिव्यू भी ना हो तो समवन नीड्स सपोर्ट, समवन जस्ट नीड्स टू नो के क्या क्या चाहिए होगा, एंड दे विल बी फाइन। That's also something we try to help other people. अगर आप ना जा पाती कोलंबिया ये करने के लिए, तो फिर क्या परसू कर रही होती? What was the plan B? I think I didn't have a plan B other than education. I was just really passionate about finally studying something that I love doing. But अगर वो ना हो पाता तो I would have continued my job with the Citizens Foundation and would have still been in the education sector. Like there is no way कि plan A or B would have changed my motivation to work in education. So what was your basic goal जो आपने जहन में रखा हुआ है, वो benchmark जो आप चाहती हैं कि आप achieve कर सकें, वो क्या है education में? In terms of education, that's a big one. So this right now I'm also working on peer learning, which means कि बच्चे ही बच्चों को खुद सिखाएं, या फिर अगर आप किसी कम्युनिटी में जाएं तो आप बेसिक ट्रेनिंग दे दें और वो अपनी ही लैंग्वेज, अपने कॉन्टेक्स्ट, अपने एग्जांपल्स में उन कॉन्सेप्ट्स को सिखाएं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर डूइंग लीडरशिप ट्रेनिंग, उसमें स्मार्ट गोल्स, स्वॉट एनालिसिस एक्सेट्रा, तो मैं सिर्फ रूडिमेंट्री ट्रेनिंग दे दूं और फिर वो खुद ही अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करके अडॉप्ट करें एंड कैरी इट ऑन, एंड दैट्स अ रियली गुड मॉडल बिकॉज इट हेल्प्स एजुकेशन स्प्रेड फास्टर, इट हेल्प्स इट स्प्रेड इन अ मोर कंटेक्चुअल मैनर। मैं ज़्यादा एलियन नहीं लगती हूँ जाते हुए लोगों को बताते हुए कि आपने किस तरह लीडर बनना है, नहीं बनना है। सो दैट्स आइडियली व्हाट आई वांट, दैट एवरी कम्युनिटी बिलीव्स इन इटसेल्फ इनफ टू एजुकेट इट्स चिल्ड्रन रादर देन वेट फॉर अदर सपोर्ट टू कम थ्रू। सो हाँ, आई गेस आई डोंट नो अगर मेरी लाइफ टाइम में ये हो सकेगा, बट रियली ट्राइंग हार्ड। सोशल मीडिया के थ्रू आप क्या समझते हैं कितना चेंज लाया जा सकता है किसी की ज़िंदगी में? एडवर्स इफेक्ट्स तो हमने देख लिए कि आप बर्बादी भी फेर सकते हैं किसी की ज़िंदगी में, बट आप अच्छाई कितनी ला सकते हैं सोशल मीडिया के? देखिए अनफॉर्चुनेटली बर्बादी वाले सीन ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, उसके केसेस
नेगेटिविटी ज़्यादा हाईलाइट होती है, शायद ज़्यादा हमें अट्रैक्ट करती है। बट एट द सेम टाइम आप देखें, जिस तरह मैं बात कर रहा था 2010 में हम लोग जब काम कर रहे थे, हम लोगों ने स्टार्ट की थी ऑर्गेनाइजेशन रब के नाम से, और हमारा कोई मार्केटिंग बजट कुछ भी नहीं था। हमने फेसबुक के थ्रू कॉल दी कि लोग हमें ज्वाइन करें, और फिर अगले 5-6 साल हमने उस प्रोजेक्ट पे काम किया एंड वी रीच आउट टू 500-600 पीपल। और उन्होंने फिर आगे जाके, जिस तरह ज्योति ने फिर आगे जाके अपना मज़ीद अमेजिंग काम किया, तो एक ट्रिपल इफेक्ट आया। कहने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया के थ्रू ऑलरेडी बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो नॉन प्रॉफिट सेक्टर है वो अब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं क्राउड फंडिंग के लिए, अपने लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, अवेयरनेस के लिए। मेरा जो स्पेसिफिक काम है उस पर अवेयरनेस की बात आती है। अब आप देखेंगे तो जो ज़्यादातर हमारे यूट्यूब के जो यूट्यूबर्स हैं जिन्हें आप कहते हैं फेमस, उन सब ने अपनी पॉडकास्ट बना लिया और उस पॉडकास्ट के ऊपर है वो सीरियस टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, विच इज़ रियली गुड, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग में भी फ़नी वीडियोस देख देख के बनी थी, बट नाउ दे आर यूजिंग दैट प्लेटफॉर्म टू रीच आउट टू दैट ऑडियंस एंड अगेन टॉक अबाउट दिस थिंग्स। इसके अलावा जो एक हमारा बहुत बड़ा आपको कल्चर नज़र आएगा वो है कम्युनिटी हेल्प का। उसमें यह है कि आपको कोई केस, एक ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर और वो एक ग्रुप बना लेते हैं जहाँ पे अगर कोई केस आता है फाइनेंशियल हेल्प का, वो करते हैं। वो एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है जो मेरा ख्याल है शायद हम इतना एक रिकग्नाइज़ नहीं करते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे चल रहा है। और सबसे बड़ी की बात ये है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है। पॉलिटिकल अवेयरनेस हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा आ गई है। अब हम लोग चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं, क्या हम सही क्वेश्चन करते हैं, क्या हमारा तरीका सही है, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है 2 वे कम्युनिकेशन का। मेरे अगर ऑफिस में कोई कॉल करता है, उसकी कॉल नहीं सुनी जाती, वो ईमेल करता है, उसकी ईमेल नहीं आती, वो मैं फेसबुक इनबॉक्स कर देता है। आई मेक श्योर कि उसको रिप्लाई जाए। तो इट्स अ 2 वे कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया सिर्फ हमारा अब ये नहीं रह गया। और सेकेंडली जो आपने बात की थी कि हम सिर्फ लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। एज अ कंटेंट क्रिएटर जब मुझे फीडबैक आता है, मैं समझ आता है कि अच्छा हो सकता है मैंने जिस तरह इस टॉपिक को अप्रोच किया तो वो अप्रोच ही गलत थी। दुनिया बहुत डिफरेंट है। हमने कॉमिक्स बनाए थे काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज़म पे, अमजद इस्लाम साहब ने लिखे थे वो, और हमने जाके मुजफ्फरगढ़ में लेके गए, हमने स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट किए और हमारा था कि अच्छा ये हमारी स्टोरी है, बच्चों की स्टोरी है। हमें वहाँ से जो फीडबैक मिला, बच्चों ने जो अपने इर्द गिर्द अपने कज़न्स, अपने रिलेटिव्स की स्टोरी सुनाई, अपने हमसायों की, वो किस तरह रेडिकलाइज हुए और वो किस तरह कई दफ़ा चले गए, वो कुछ भी नहीं थी हमारी स्टोरी के सामने कुछ भी नहीं थी। नेक्स्ट टाइम जब उसका हमने सेकंड फेज़ बनाया तो हमने उस सबको इनकॉर्पोरेट किया, और ये सारे हमारे कॉमिक्स, एनिमेशन, 3 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ही गए थे और वहीं से हमें फीडबैक आता है और हम अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करते रहे। तो सोशल मीडिया अवेयरनेस क्रिएट करने में काफ़ी रोल कर रहा है। इट्स जस्ट कि हम लोग उसको रिकग्नाइज़ नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, और नेगेटिविटी ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है। लेकिन सोशल मीडिया इज़ अ टूल जिससे आप लोगों की ज़िंदगी संवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमाद अनवर आपका। बेशक आपके जो इनिशिएटिव एंड प्रोग्राम्स हैं वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, हम आपको बेस्ट ऑफ लक भी कहेंगे। बहुत शुक्रिया ज्योति आपका। एजुकेशन के बगैर कुछ भी पूरा नहीं है और कोई इंसान की शख्सियत भी मुकम्मल नहीं है। तो अपनी अपनी कैपेसिटी में अगर हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर लें किसी अच्छे काम के लिए, तो वो काम करने से सोसाइटी का कितना भला हो सकता है, यू नेवर नो। इसीलिए हम आपको फेसेस ऑफ एक्सचेंज से मिलवाते हैं। थैंक यू वेरी मच ज्योति, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इन्हें मैं खुदाफिज़ कहूँगी, बट आपने कहीं नहीं जाना, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। और अब चलेंगे अपने सेगमेंट बैटल ऑफ ब्रांड्स की जानिब। जनाब, जो पहला ब्रांड हम आपको बताने जा रहे हैं वो है इंडोर, और यहाँ पर आप समर सेल अप टू 50% ऑफ अवेल कर सकते हैं इन स्टोर्स एंड ऑनलाइन। और दूसरा ब्रांड है इंसिग्निया, यहाँ पर मिड समर सीजन सेल आप अवेल कर सकते हैं अप टू 50% ऑफ। तो दोनों ऑप्शंस को अवेल कीजिए और हम चलेंगे अब सेहत की ऑप्शन को अवेल करने के लिए। हमारा सेगमेंट है हेल्थ एंड फिटनेस। तो नाज़रीन, अच्छी सेहत के लिए अवेयरनेस का होना और आगाह होना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ के बारे में आपको आगाही हो वो ही चीज़ आपके लिए बेहतर है, और हम कोशिश यही करते हैं कि उसी की मालूमात के लिए यहाँ पर एक्सपर्ट्स को दावत दें। जहाँ पे हम स्किन की अच्छी हेल्थ के बारे में बात करते हैं, एंटी एजिंग के सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं, चाहे वो फेशियल है या फिर स्किन को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है, वहीं पर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है और एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, और वो ये है कि ज़ाहिर बात है बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि रोज़ रोज़ मेकअप के झंझट में पड़ें और रोज़ रोज़ मेकअप करें। सो दे प्रेफर टू हैव
द परमानेंट मेकअप सोल्यूशन, और वो कोशिश ये करती हैं कि परमानेंट बेस हो जाए, परमानेंट ब्लश ऑन हो जाए। कुछ हमारी ऐसी मरकज़ी ख़वातीन हैं जिनको हम रोज़ देखते रहते हैं टीवी के ऊपर, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन उनको देख के भी लगता है और लोग उनके बारे में कहते भी हैं कि ये हमेशा परफेक्ट रहती हैं, इसका मतलब है इन्होंने कोई परमानेंट मेकअप कराया है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस भी हैं जिन्होंने ये किया है। सो परमानेंट मेकअप बेसिकली होता क्या है, कितने अरसे के लिए रहता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, स्किन पे कितने असरात उसके होते हैं, ये सारी बातों के लिए हमने आज दावत दी है। डॉक्टर कंवल जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन एक्सपर्ट हैं, हेयर एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर कंवल। थैंक यू। सो पहले तो मुझे बताइएगा, ये जो परमानेंट मेकअप की बला है, ये वाकई परमानेंट रहता है मुंह पे? जो परमानेंट मेकअप है, एक्चुअली इसका नाम परमानेंट है, बट ये परमानेंट रहता नहीं है। ये हम 4 to 6 मंथ्स के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं, बहुत मुख्तलिफ नामों के साथ आजकल आ रहा है। लाइक कोई कहता है बीबी ग्लो है, कोई ब्लश ऑन। लाइक उसमें ये होता है कि आपके फेस पर हम 1 या 2 सेशंस में जो एक फाउंडेशन की आपके स्किन कलर से मैच करती हुई फाउंडेशन बेस होती है, वो हम आपकी स्किन में एम्बेड कर देते हैं। लाइक आपके पोर्स के अंदर, आपकी सुपरफिशियल लेयर में वो हम उसको अपने इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू उसको लगा देते हैं, ऐसे कि जब आप फेस वॉश करते हैं, इधर वो आप सादे पानी से करें या फेस वॉश से करें, तो भी वो ख़त्म नहीं होती। अच्छा। 4 से 6 महीने उसका ड्यूरेशन है, तब तक वो रहता है। आपकी सुपरफिशियल स्किन पर आपको ऐसा टेक्सचर आता है जैसे लाइट सी आपने बेस लगाई हुई है हर वक्त। अगर आप उस पर ब्लश ऑन का टच भी दिलवाते हैं, लाइक जो हमारे स्पेसिफिक एरियाज़ हैं पिंक करने के लिए, तो उसमें वो ब्लश ऑन का टच भी आ जाता है। तो परमानेंट मेकअप 4 to 6 मंथ्स के लिए बिल्कुल आजकल बड़ा इन है, फैशन में भी है, काफ़ी लोगों ने करवाया, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने भी करवाया हुआ है। तो उससे आपको हर वक्त मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी स्किन टोन जो है वो हर वक्त एक ऐसा टच देती है, लाइक आपकी स्किन ग्लोई भी लगती है और एक ऐसा लाइट सा मेकअप वाला टच आता है फेस के ऊपर। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल और वो ये कि अक्सर ऐसा होता है कि सब डॉक्टर्स और स्किन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब भी आप मेकअप करें, कोशिश करें रात को क्लेंजिंग करके सोएं और मेकअप नहीं होना चाहिए आपकी स्किन पे। सो जब ये आप परमानेंट बेस लगवा लेते हैं तो फिर ये तो 6 महीने के लिए आपके मुंह पे लग गई, बिल्कुल। फिर इसका मतलब है इसका भी बहुत सवेयर साइड इफेक्ट होता होगा। सवेयर तो साइड इफ़ेक्ट नहीं कह सकते। एक्चुअली इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो आपके जो स्किन है उसके साथ मैच करता है। पहली बात ये है कि मैच करता होगा। दूसरा, उसके इंग्रेडिएंट्स ऐसे होंगे जो आपकी स्किन के लिए कम हार्मफुल होंगे एज़ कम्पेयर कि आप अगर कोई बेस या फाउंडेशन नॉर्मली अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, जिसको रिमूव करने के लिए हम इंसिस्ट करते हैं कि रात में आप अपना मेकअप रिमूव करके सोएं। डेफिनेटली इसके कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इन अ सेंस कि क्योंकि हम इसे एम्बेड कर देते हैं, आपकी स्किन के अंदर पोर्स में चला जाता है, ये तो पोर्स को ब्लॉक कर सकता है। जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है उन्हें कोई ना कोई इशू हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं लाइक करवा के वो नॉर्मल अपनी रूटीन में हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके सिवियर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इससे एक्नी प्रोन हो सकती है आपकी, बिकॉज पोर्स आपके ब्लॉक होते हैं और उसको उस तरीके से हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन नहीं मिल रही होती जिस तरीके से हम नॉर्मली अपनी स्किन में देते हैं। सो साइड इफ़ेक्ट के लिहाज से सिर्फ इतना है कि थोड़ी सी स्किन को ये डैमेज हो सकता है कि स्किन आपकी एक्नी प्रोन हो सकती है और स्किन का टेक्सचर जो है वो लाइट से ड्राई हो सकता है। अच्छा, दैट्स इट। और ये जो बेस आप लगा लेते हैं, इसके बाद स्किन मॉइस्चराइज करना, फेस वॉश करना, यू कैन डू एनीथिंग विद द स्किन। उसके साथ आप अपनी नॉर्मल स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, मॉइस्चराइज भी कर सकते हैं। जिस तरीके से आपकी नॉर्मल स्किन केयर रूटीन रहती है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। बट ये होता है कि उसके लिए हम फिर मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर प्रेफर करते हैं, स्पेशली अगर आपने बीबी ग्लो करवाया है, परमानेंट मेकअप करवाया है, तो उसके लिए हम फिर वही फाउंडेशन प्रेफर करते हैं जो कि स्किन के लिहाज से सूटेबल होता है। लाइक आप हर मॉइस्चराइजर अपनी स्किन पे फिर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, ये तो बेस हो गई, इसके अलावा ब्लश ऑन परमानेंट वो भी हो जाता है? बिल्कुल ऐसे ही है कि कुछ लोग ये करवाते हैं कि लाइट सी बेस करवा के और जो स्पेसिफिक आपके एरियाज हैं चीक्स के, उसको ब्लश ऑन करवा लेते हैं। तो वो भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर के थ्रू उसका कलर सिर्फ टोन चेंज होती है। तो वो लाइक अगर हमने फाउंडेशन के लिए कोई क्रीमी, कोई वाइट और स्किनी टेक्सचर लिया है, ब्लश ऑन के लिए हम पिंक, और जो भी हमारे पेशेंट की मर्जी होती है हम अकॉर्डिंगली उसको अकोमोडेट कर देते हैं। वो जो फिर कहते हैं कि इसके तो गाल वैसे ही गुलाबी बहुत ज़्यादा है, ब्लश ऑन की अब जरूरत नहीं है, गाल वो गुलाबी मुश्किल नहीं इसी तरह रहे हो जाते हैं। आजकल मुश्किल नहीं है गाल गुलाबी बनाना। अच्छा, इसके अलावा ये मुझे बताइएगा, ये परमानेंट ब्लश ऑन भी हो गया, मस्कारा भी परमानेंट हो जाता है? मस्कारा सच परमानेंट नहीं होता, बट लैशेस
एक्सटेंशन आपने सुना होगा, लाइक बहुत जिद्दत आ गई है एस्थेटिक्स की वर्ल्ड में। सो आईलैश जिनकी छोटी होती हैं, पलकें जिनकी छोटी होती हैं, वो कुछ टाइम के लिए आईलैशेस एक्सटेंशन भी करवा लेते हैं, बट उसका थोड़ा सा हमारे पास एक ये देखने में आ रहा है कि उससे फिर एक एक करके आपकी लैश ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, जो लगवाई हैं वो ओरिजिनल नहीं। तो थोड़ा सा केयर करनी पड़ती है ज़्यादा, उनकी थोड़ा ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है। करवा लेते हैं मस्कारा परमानेंट नहीं, बट आप आईलैश एक्सटेंशन करवा सकते हैं। लाइक वो एक्सटेंशन ही इसी तरह की आईलैशेस की होती है कि वो लगती हैं आपकी ओरिजिनल, उस पर मस्कारा ऑलरेडी लगा हुआ है। अच्छा, ये जो परमानेंट बेस होती है, फिर जिनको मसला होता है कि जाहिर बात है रिंकल्स आ जाते हैं, कईयों की एंटी एजिंग इफेक्ट्स होते हैं, वो रिंकल्स फिर विजिबल होते हैं उस बेस के थ्रू या फिर बिल्कुल ऐसा नहीं होता। देखिए जो लोग परमानेंट मेकअप की तरफ आते हैं, डेफिनेटली आपको पता है वो और भी ट्रीटमेंट्स पहले अपने करवा कर आते हैं। जिनको एजिंग का प्रॉब्लम है, जिनकी एज अब लाइक 30 अबव हो गई है, फिर केयर ज़रूरी हो जाती है। फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको आपके चेहरे पे ऐसा लुक दे रही है कि आप हर वक्त थके हुए नज़र आते हैं, तो उसके लिए पहले ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। जो लोग परमानेंट मेकअप की तरफ आते हैं, अगर उनके चेहरे पर ज़्यादा रिंकल, ज़्यादा फाइन लाइंस हैं, तो फिर हम उन्हें प्रेफर करते हैं कि पहले दूसरी ट्रीटमेंट्स की तरफ आएँ, अपनी स्किन को नीट करें और फिर ये मेकअप अप्लाई करवाएं अपने फेस पर। उसमें अच्छा, वो अक्सर हम मजाक में सुनते हैं ना, आजकल सोशल मीडिया पे भी होता है कि दुल्हन ने मेकअप किया होता है, फिर जब वो मूड होती है तो कहते हैं हमारे साथ धोखा हो गया। मेरा ख्याल है फिर ये परमानेंट मेकअप वाला बेहतर नहीं है कि वो लड़की पहले परमानेंट मेकअप करा के चली जाए, ताकि 6 महीने तक पता ही ना चले कि ऐसा शक्ल। हाँ जी, ऐसे ये बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि सैलून्स को बंद किया जाए। हाँ। क्योंकि देखिए जो वो तब्दीली आती है ना, लाइक हम लोग जो सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो बहुत बड़ी तब्दीली होती है। लाइक वो आप कहें कि 1% से उठा के आप उसे 100% पे ले जाओ, तो लाइक दिस इज़ फेक। एक नॉर्मल टेक्सचर को रखते हुए अगर आपका स्किन टेक्सचर उसमें प्रोमिनेंट रहे, आपकी जो शेप है पता चले कि कौन बंदा है। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, ये इससे आपके स्किन का कलर तो नहीं आप चेंज करें, बिकॉज अक्सर लोग होते हैं ना बेस अपने कलर से ज़्यादा वाइटर लगा लेते हैं, गोरा होने का बहुत कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा आज भी मौजूद है, वो तो नहीं आप लोग करते कि गोरी बेस लगा दें, या फिर स्किन के हिसाब से ही हम लोग अगर पेशेंट हमारी मर्जी पे चलता है और हमसे मशवरा लेता है, तो हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि हम जो उसका स्किन टेक्सचर है, जिससे वो, क्योंकि हमेशा ये होता है कि बेस आपसे एक या तो एक 1 टोन लाइटर या फिर डार्कर, दोनों में से कोई एक आप अप्लाई करवाते हैं, तो वो हमेशा हम लोग स्किन टोन से मैच करते हैं। बट अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करे किसी, वैसे ज़्यादातर पेशेंट्स ऐसा करते नहीं हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर जो आपको सूटेबल लगता है आप वो करें, तो हम लोग कोशिश करके उसको 1 टोन लाइटर या डार्कर ऐसे ही लगाते हैं। तो ये अगर फॉर एग्जांपल किसी ने 1 महीना लगवाई और उसके बाद किसी का दिल किया कि मैं उतरवा दूं, वो फिर उसका भी कोई प्रोसीजर होता है, वो अंडू हो जाता है? वो अंडू, देखिए जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ना, वैसे भी वो लाइट होना शुरू हो जाता है। बिकॉज एक टाइम के बाद से वो आपके पोर्स, हमेशा हमारे पोर्स वैसे भी नीट क्लीन करवाने के लिए हम डिफरेंट प्रोसीजर्स करवाते होते हैं, तो अगर ऐसा होता है तो भी हमारे पास प्रोसीजर्स हैं कि हम उनको ख़त्म कर देते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अगर 1 मंथ के बाद किसी ने वो ख़त्म करवाना है, तो 1 मंथ तक तो वो वैसे भी लाइटर होना शुरू हो जाता है। लाइक 3-4 मंथ्स और 6 मंथ, जैसा अभी वेदर है उस हिसाब से वो 4 मंथ्स तक हार्डली रहता है, उसके बाद वो वैसे भी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अगर ये फॉर एग्जांपल होता है ना कि आपको गर्मी में पसीना आ जाए, बेस लगी हो तो टिश्यू करते हैं, तो बेस टिश्यू पे आ जाती है, टॉवल पे आ जाती है? नहीं, उसका ऐसा कुछ नहीं होता, ये मुंह से नहीं आती? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो आपके टिश्यू पे नहीं आएगी, टॉवल पे नहीं आती, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। और ये कितने की कॉस्ट आपको पड़ जाती है? लाइक कॉस्टली अगर आप देखें तो ये 30,000 से लेके आपको 35,000 तक कॉस्ट करती है। वो डिपेंड करता है स्किन टेक्सचर पे, कितनी बार हमें करना पड़ेगा। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि स्किन उसको प्रॉपर्ली पिक नहीं करती ना, प्रॉपर्ली उस टेक्सचर के ऊपर आती नहीं है स्किन, तो फिर हमें सेकंड भी उसका अटैम्प्ट देना पड़ता है। अच्छा। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द स्किन। अगर वो फर्स्ट अटैम्प्ट में वो उसको पिक कर लेती है और आपका एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है, तो फिर हमें सेकंड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 30 से 35,000 तक की कॉस्ट होती है, इससे ज़्यादा नहीं आती। बिल्कुल सही। अच्छा, अब लिप फिलर्स बहुत सारे लोग कराते हैं, बिकॉज मेकअप करा लिया, लेकिन हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों के साथ डिज़ास्टर भी हो जाता है। बिल्कुल। और वो इतना बुरा लगता है कि वो हम अक्सर उसकी डिज़ास्टर्स की पिक्चर सोशल मीडिया पे भी आती हैं। सो जब एक पेशेंट आता है आपके पास, वो चाहता है उसके लिप्स इन्हांस करें, तो फिर क्या आप लोग पहले आर्टिफिशियली उसको बना के दिखाते हैं, या फिर किस तरह वो प्रोसीजर होता है? बिकॉज मैंने देखिए उस पर खून भी निकल रहा होता है आपके होंठों से। ऐसे ही एक्चुअली जो लिप्स को इन्हांस करवाने का प्रोसीजर है, उसमें अल्टीमेटली आपको इंजेक्ट करना होता है। फिलर्स हम उसमें डालते हैं लिप्स की इन्हांसमेंट के लिए, चाहे वो आपने उसकी आउटलाइन को प्रोमिनेंट
ट्रांसप्लांट करवाना हो, किसी के लिप्स अगर छोटे हैं तो वो उनको वॉल्यूमाइज करवाने के लिए भी दोनों के लिए फिलर्स ही बेस्ट ऑप्शन होता है। लाइक आजकल पाउट का भी बड़ा ट्रेंड है, लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा प्रोमिनेंट से, खासतौर पे सेलिब्रिटीज़ ये चाहती हैं कि प्रोमिनेंट उनके लिप्स हों, तो उसके लिए दोनों जो भी आपने करवाना है उसके लिए फिलर्स ही बेस्ट ऑप्शन है और फिलर्स ही हम करते हैं। उसमें ब्लड निकलने का रीज़न ये होता है कि देखिए इंजेक्ट कर रहे हैं आप ना, डेफिनेटली एक अच्छा ब्लडी एरिया होता है हमारा ये लिप्स वाला, तो हम जब भी उसमें इंजेक्ट करते हैं तो तब थोड़ा सा जो पिन पॉइंट होता है जस्ट उसकी ब्लीडिंग होती है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है। तो आप लिप्स इन्हांसमेंट के लिए बेस्ट प्रोसीजर फिलर्स करवा सकते हैं, इधर आपने उसकी आउटलाइन बनवानी हो या फिर अपने लिप्स को वॉल्यूमाइज करवाना हो, और अगर और आप उसको लाइक इन्हांस करवाना चाहते हैं तो आप उसमें स्पेसिफिकली कोई कुछ एरियाज़ को पाउट बनवाने के लिए भी करवा सकते हैं। तो दोनों में हम लिप्स डालते हैं, बट पेशेंट की डिमांड पे होता है कि वो कितना चाहता है, सिर्फ आउटलाइन चाहता है, वॉल्यूमाइज करवाना चाहता है लिप्स को, या फिर और उसकी फर्दर कोई डिमांड है तो उतना फिलर हम उसमें इंजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि अक्सर ऐसा होता है कि आप फिलर्स करवा भी लेते हैं और जब वो डिजास्टर बन जाता है उसको अंडू हो सकता है अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा? फिलर्स की जो ड्यूरेशन है ना वो 2 इयर्स है। फिलर्स 2 इयर्स तक स्टे करता है, 15 मंथ से लेके वो 2 इयर्स तक वो स्टे करेगा। इधर आप अंडर आई डलवाएं या फिर ये जो आपकी लाफ लाइन है, नेजोलेबियल, ये फोल्ड होता है, अगर आप इस पे भी डलवाते हैं, लिप्स में डलवाते हैं, 2 इयर्स है, पर हमारे पास डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस भी होते हैं। इन केस अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम उसमें वो डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस डाल के उसको अंडू कर देते हैं। सही। अच्छा, अब एक और चीज़ अक्सर ये होती है कि कलर मुंह का कुछ और होता है, हाथ पाँव का कुछ और होता है। मेरी अक्सर कुछ जानने वाली ऐसी थी कलीग्स जो वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाती थी और फ़र्क फिर हाथ पाँव में नज़र आ रहा होता था। बिल्कुल। वो जो इंजेक्शंस है कितना आपका रंग फेयर कर देते हैं या कितना उससे चेंज आ जाता है? देखिए, वाइटनिंग इंजेक्शंस का ट्रेंड आजकल बहुत ज़्यादा है, लाइक हर बंदा जानना चाहता है, तो थोड़ा सा मैं इसकी डिटेल्स बताना चाहूँगी बिकॉज काफ़ी पेशेंट्स की ये क्वेरी आती है मुझ तक, मेरे फेसबुक अकाउंट पे भी, इंस्टा पे भी, कि वाइटनिंग इंजेक्शंस होते क्या है। वाइटनिंग इंजेक्शन बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है कुछ चीज़ों का, जिसमें मेन जो इंग्रेडिएंट हमारे पास होता है वो ग्लूटाथायोन होता है। ग्लूटाथायोन क्या है? बेसिकली ये हमारे अपनी बॉडी में भी अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे भी पैदा होता है, अल्लाह पाक की जो बनाई हुई चीज़ें हैं उनमें सिर्फ ये होता है कि लिवर जो है वो उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक रखता है, बाकी वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ग्लूटाथायोन का साइड इफ़ेक्ट बेसिकली क्या होता है कि अगर ये बल्क में दिया जाए तो ये वाइटनिंग करवाता है। तो ये जो वाइटनिंग इंजेक्शंस होते हैं बेसिकली ये ग्लूटाथायोन ही होते हैं। इसमें फिर हम डिफरेंट चीज़ें भी ऐड कर देते हैं, लाइक अगर किसी को वाइटामिन ऐड कर रहे हैं, विटामिन सी ऐड कर रहे हैं, तो वो इन्हांस करते हैं उसकी वाइटनिंग को। ग्लूटाथायोन बल्क में देने का मकसद ये होता है कि जब वो बल्क में, कोई भी चीज़ अगर बल्क में दी जाती है तो अपना साइड इफ़ेक्ट दिखाती है। तो कोई भी वाइटनिंग इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट बेसिकली होता ही वाइटनिंग है, और साइड इफ़ेक्ट लेने के लिए ही हम उसे लगवा रहे होते हैं। ग्लूटाथायोन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप उसे लगवा सकते हैं, उससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, आपकी बॉडी टोन अप हो जाती है, स्लिम स्मार्ट हो जाती है, उससे हमारी बॉडी को फ़ायदे होते हैं। लेकिन नुकसान एज सच कोई नहीं है। आप उसको गलत टेक्निक से अगर लगा दें, किसी हाइपर सेंसिटिव पेशेंट को लगा दें जिसको ऑलरेडी इंग्रेडिएंट से हाइपर सेंसिटिविटी हो, इससे वेट भी रिड्यूस हो जाता है। जी बिल्कुल, इससे वेट भी, लाइक आपकी बॉडी एक शेप में आती है। जो लोग बल्क में लगवा रहे होते हैं उनकी, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो लोग इस तरह से गोरे हो रहे हैं वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवा के, उनकी बॉडी भी शेप अप हुई है, तो ये भी इसका एक इफ़ेक्ट है। तो वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवा सकते हैं पूरी बॉडी के लिए। वाइटनिंग इंजेक्शंस भी हैं, वाइटनिंग ड्रिप्स भी हैं, ये दोनों तरीके अच्छे हैं। वीकली लगाते हैं, साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। अगर आपको कोई हाइपर सेंसिटिविटी नहीं है उन इंग्रेडिएंट से, और या फिर आपको लिवर का या बॉडी का कोई ऐसा इशू नहीं है जिसकी वजह से आप ग्लूटाथायोन नहीं ले सकते, तो अदरवाइज़ आप लगवा सकते हैं। और ये जिस हिस्से को आप गोरा करना चाहते हैं उस हिस्से में लगते हैं या फिर सिर्फ आपके बाजू में इंजेक्ट होते हैं? एक्चुअली ये वेन्स में लगाए जाते हैं, किसी स्पेसिफिक हिस्से में हम नहीं लगाते। बिकॉज देखें, अगर मुंह को गोरा करना है उसके लिए डिफरेंट क्रीम्स अवेलेबल हैं और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। अगर सिर्फ फेस की बात है,
अगर हाथ पाँव मुँह किए तो भी क्रीम्स लोशन डिफरेंट ऐसे अवेलेबल हैं कि जिनसे हो जाते हैं। बट अगर आप पूरी बॉडी को एक ही टोन में करना चाहते हैं, जो ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश होती है, तो उसके लिए वेन में यानी कि आपके ब्लड में लगाया जाता है ताकि वो पूरी बॉडी को एक जैसा टेक्सचर दे। सही। और ये एक इंजेक्शन कितना इसकी कॉस्ट आती है? इसकी कॉस्ट इकरा वेरी करती है, लाइक उसकी कॉस्ट 7,000 से स्टार्ट होती है और 40,000 तक जाती है। वेरी करती है इन अ सेंस के कितना ज़्यादा पेशेंट अफोर्ड कर सकता है, इस चीज़ को भी हमें देखना होता है। दूसरा ये कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म में लगवा सकते हैं, अपने कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम है, किसी की शादी होने वाली है, किसी ने मुल्क से बाहर जाना है, कोई और बात ऐसी है, तो फिर उनके लिए वो एक्सपेंसिव वाला ट्रीटमेंट करवाने का रीज़न ये होता है कि वो कम इंजेक्शंस में ही वो रिजल्ट दे दे जो वो ज़्यादा इंजेक्शंस काफ़ी टाइम में देंगे। उसकी थोड़ी क्वालिटी में भी डेफिनेटली फ़र्क होता है, रिजल्ट्स में भी थोड़ा सा फ़र्क होता है। आप रिकमेंड होता है आपका एक हफ्ते में एक इंजेक्शन एग्जैक्टली लाजमी होना चाहिए। और इसका असर कितना देर रहता है? असर इसका देखें, अगर एक मरतबा आपने एक टोन अचीव कर ली, इससे ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल वाइट हो जाएंगे, लाइक अंग्रेज़ बन जाना है आपने, ऐसा नहीं होगा। गोरे नहीं होते बहुत ज़्यादा, जो आपकी स्किन का ओरिजिनल कलर है वो, फॉर एग्जाम्पल धूप से काला आप हो गए हैं, एग्जैक्टली सनस्क्रीन से हो गए, आप सन ब्लॉक नहीं लगाते और सन का इशू सन बर्न हुआ है आपको, उसकी वजह उससे आपको फायदा ये नहीं कि टिपिकली आप गोरे नहीं हो सकते, एक ग्लो आपके चेहरे पे और आपका ग्लो आएगा, प्लस आपकी स्किन के जो हिडन पार्ट्स का ओरिजिनल कलर है। लाइक हमारी समटाइम ये विश होती है ना कि लाइक जो आपका हिडन पार्ट्स का कलर है, हम कहते हैं हमारा कलर वैसे ही हो जाए, एटलीस्ट जो एक्सपोज पार्ट हैं वो डार्कर होते हैं एज कम्पेयर जो हिडन पार्ट्स हैं उनके, उन हिडन पार्ट्स के कलर जैसा आपका कलर हो जाता है कोई भी वाइटनिंग इंजेक्शन लगाने से। और वो कलर आपका नीट क्लीन होता है, उस पर ग्लो आता है एक, तो वो इफेक्ट बहुत अच्छा देता है। स्पेसिफिक फेस के लिए कोई वाइटनिंग नहीं है इंजेक्शन? लाइक वो हम फिर मीजोथेरेपी के थ्रू इंजेक्ट भी कर सकते हैं। वो फिर डिफरेंट एक डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है कि अगर सिर्फ फेस के लिए आपने वाइटनिंग करवानी है तो फिर उसका एक डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है जिसमें हम फेस की वाइटनिंग भी करते हैं। आप टेक्नोलॉजी से सब कुछ मुमकिन है, बट द पॉइंट इज़ कि सही जगह से कराएं, बिकॉज अक्सर हम देखते हैं कि बहुत नुकसान होते हैं लोगों को, चीज़ें उल्ट की उलट हो जाती हैं और जब उलट हो जाती है तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। तो मकसद यही था कि आप करवाना चाहते हैं आप ज़रूर करवाएं, टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट है, डॉक्टर्स मौजूद हैं, बट स्पेशलाइज्ड लोगों के पास जाएं। इसीलिए हमने आज डॉक्टर कंवल को बताया कि वो हमें बता सकें कि इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या हैं, कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, कितना डैमेजिंग नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। हम आपको फिर से बुलाएंगे कोई और इसी तरह की क्यूरी हो, बिकॉज मुझे तो मेरे लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव ये सेशन रहा, बिकॉज मैंने बहुत सुना था कि आर्टिफिशियल मेकअप होता है, किस तरह का होता है, क्या होता है। सो आज मेरे भी डाउट्स क्लियर आया, होप आपके भी हुए होंगे। तो जनाब ज़रूर आप इन ट्रीटमेंट्स को ऑप्ट कीजिए, बट सही के पास जाइए। पैसों को देखते हुए ये ना हो कि किसी अनाड़ी के पास आप चले जाएं, किसी सैलून के पास चले जाएं और उन्हें कहें जी हमें यूं कर दें, यूं इंजेक्ट कर दें, बिकॉज़ वो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और हमने देखा है कि लेने के देने लोगों को पड़ जाते हैं और बहुत नुकसान उठाना पड़ता है और फिर वो सर्टिफाइड डॉक्टर्स के पास भागते हैं। तो अगर आपने जाना ही है तो एक ही दफ़ा किसी सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट के पास जाइए जिसका काम ये है, जिसने ये सीखा हुआ है, जिसको पता है कि आपकी स्किन के हिसाब से, क्या पता वो ट्रीटमेंट आपकी स्किन के लिए हो ही ना जो आप चाहते हैं। सो बिल्कुल ही चूज़ वाइजली और उसके बाद अपनी पैसों को जाके स्पेंड कीजिए जहां आपने करना है। और इसके साथ मुझे आप दीजिए इजाज़त, आपसे कल मुलाकात होगी, बट हमसे कनेक्टेड रहिए व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए और इंस्टा के ज़रिए। खुश रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।